अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरी आवाज़ आप तक जारी होगी, काइंडली चैट में आप कंफर्म कर दें। और हमारा डिस्कशन हुआ और कल काफ़ी देर हम बैठे और हमने कहा कि स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर जुनैद, सर असगर, हमारे फ़िज़िक्स के टीचर हैं। सर जुनैद इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह माशाल्लाह बहुत सारे कुछ देख रहे होते हैं। और हमज़ा भाई बहुत दूर बैठे हैं, करीब आ जाएं हमारे साथ। सर हमज़ा हैं, भाइयों हमारा माशाल्लाह देखते हैं। तो आज हो गई है 8 तारीख और अब रह गए हैं 14 दिन। कितना टाइम रह गया? 17 दिन 9 घंटे तो ये आपने दिखाना ज़रूरी है ताकि उसकी एसेंस आ जाए, खौफ आ जाए। हाँ कि भाई 17 दिन रह गए। बच्चों को तो लम्बा लम्बा याद होता है। तो कल हम बैठे थे, तकरीबन घंटा के करीब बैठे और हमने सोचा कि क्या क्या हमें काम करने हैं बच्चों के लिए। तो उसमें बहुत सारी बात आई। तो उसमें एक बात ये भी आई कि बच्चों से बात करनी चाहिए। तो उसका फिर कंक्लूजन निकला कि हमने आपको कल मैसेजेस करवाए और आपसे कहा कि हम आज स्टूडेंट से इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके जो पर्सनल ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, अगर उसमें आप लोग मैसेज कर दें कि सेशन स्टार्ट हो गया, उसमें आ जाएं। तो कुछ बातें हमने डिसाइड की हैं और कुछ बातें आपसे सुनेंगे और कुछ बातों के आपको जवाब इंशाल्लाह जो आप लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा है तो जो सवाल आ रहे होंगे रेलेवेंट लग रहे होंगे और हम समझ रहे होंगे सबको उसका फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह उसके जवाब आपको दे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हम लोगों को ये काम करते हुए टेस्ट प्रिपरेशन का, और MD कैट का ये तकरीबन हमारा 12वां साल है, 11 या 12वां साल है हमारा। तो हमारे साथ हर साल टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हज़ारों बच्चे गुज़रते हैं। तो हम ख़ुद भी गुज़रे एक ज़माने में, तो हमें अंदाज़ा है कि ये कितना प्रेशर वाला टाइम होता है और इस वक्त स्टूडेंट्स के पास क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और स्टूडेंट्स की सोचें किस तरह की होती हैं और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे होते हैं। तो सोचा कि उस पर थोड़ी सी बात हो जाए कि उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और फिर आप लोगों के जो जहनों में कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको भी ले लेंगे। सारे सवाल तो शायद ना ले पाएँ बट बहुत सारी बातें ले लेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब तक जो हो उस पर शुक्र अदा करना है, ठीक है ना। शैतान का काम है मायूसी पैदा करना। शैतान मायूसी पैदा करता है, नाउमीदी पैदा करता है। तो इतनी लंबी जर्नी आप लोगों ने उठाई है, इतनी लंबा काम किया आपने, तो उस पर पहले तो अपने आप को शाबाशी दें कि तुमने भाई मेहनत की है, जान मारी है, सही है, कोशिश की है, कर रहे हैं और करनी है और बेहतर करना है। तो सबसे पहला काम है अपने आप को शाबाशी देनी है। दूसरी बात यह कि नाउमीदी और मायूसी से अपने आप को निकालना है। ये बहुत 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 अहम काम है, ठीक है। मायूस नहीं होना है, नाउमीद नहीं होना है। देखें, हर इंसान की अपनी कुछ विश लिस्ट होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये लेना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ। और अगर वो उसको सर पे सवार कर ले बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि ज़िंदगी और मौत का मसला बना ले, तो फिर जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो आदमी फिर टूट जाता है, ठीक है ना। तो MBBS करना, BDS करना, टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, इससे अपने कैरियर को जोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इधर एडमिशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत दुआएं, बहुत उम्मीदें, पता नहीं कितने सालों से ख्वाब देखना लोगों का होता है और कितने 12-12, 14-14 घंटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और यही करना है। मगर इसको ये सोच लेना कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, और अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बनाना है इसको। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है ना।
एक मेरा स्टूडेंट था, उसने बहुत मेहनत की, मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत थी और उसको भी मुझसे बहुत मोहब्बत थी, और काम भी उसने वीवीआईपी किया था, ठीक है, मगर वो जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहा था वो 1 नंबर से उधर रह गया। और वो मुझे याद है, अभी भी खड़ा हुआ था अपने अब्बा के साथ और वो रो रहा था और मैं उसे तसल्लियाँ दे रहा था सही है ना। और फिर उधर नहीं गया जहाँ उसको जाना था, जहाँ का उसने ख्वाब देखा था, और कोई शक नहीं कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी यूनिवर्सिटी चला गया, उसने उधर 4 साल गुजारे, अच्छा पढ़ाई की, बहुत अच्छा काम किया, और फिर वो छोड़ के चला गया आर्मी में चला गया, और आर्मी में जाके वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कहाँ से कहाँ चला गया। एक स्टूडेंट था उसका उसी तरह का नहीं हुआ जहाँ जाना चाहता था, दूसरी जगह चला गया, 2nd टियर यूनिवर्सिटी में चला गया, उधर उसकी गोल्ड मेडल आ गया। हमें नहीं पता। एक स्टूडेंट थी, उसका परफेक्ट SAT स्कोर था, उसके परफेक्ट ग्रेड्स थे, उसने आईवी लीग में एडमिशन हो गया। आईवी लीग लाइक टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, प्रिस्टन, येल, इस तरह की यूनिवर्सिटी सारी जितनी भी हैं। और उसने वीज़े के लिए अप्लाई किया, पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा अप्लाई किया नहीं हुआ, फिर अप्लाई किया किसी और तरीके से नहीं हुआ, और वो बच्ची पागल हो गई। पागल क्यों हो गई? वाकई पागल हो गई। और फिर आगा खान, मैं तो डायरेक्टली नहीं मिला उससे, मगर मेरी वाइफ की उसकी साइकेट्रिक वार्ड में मुलाकात हुई। क्या हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि मेरी ज़िंदगी है तो इसलिए, नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, अल्लाह ने कुछ और रखा होगा। तो ये चीज़ ना हम आखिरी दिन बोलते थे, अब तो नहीं बोलते, अब तो आखिरी दिन हम बच्चों को नहीं बुलाते, आखिरी दिन बोलते थे कि थोड़ा सा ये बहुत ही एक कैजुअल जुमला है। क्या बोलते थे हम? ये बोलते जैसे शुरू में IBA के टेस्ट की तैयारी कराते थे ना, शुरू के सालों में तो बहुत ज़्यादा हमारा फोकस था, तो हम कहते थे IBA की ऐसी कम तैसी, फिर हम कहते थे बोलो IBA की ऐसी कम तैसी तो आप लोगों से हम बोलेंगे बोलो MD कैट की ऐसी कम तैसी। दिल से इसके खौफ को निकाल दें। तो एक बड़ा मसला ये होता है कि जब खौफ सवार हो जाता है ना, तो जो काम कामली पीसफुली होना चाहिए वैसा नहीं होता, ठीक है। जो जिस चीज़ से डरता है फिर वो चीज़ उसे डराती है, जो जिस चीज़ से डरता है वो चीज़ उसे फिर डराती है। तो डरना नहीं है, चाहिए हाँ, करना है हाँ, होना चाहिए यस, मगर डरना नहीं है। जान मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे, 24 घंटे में से 18 घंटे देंगे, एक एक चीज़ को पकड़ेंगे, फंसेगा पूछेंगे, क्रैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सलातुल हाजत पढ़ेंगे, सब करेंगे, मगर डरेंगे नहीं। अल्लाह इस्तिखारे की दुआ में है ना कि अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे मुक़द्दर में है तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये मेरे लिए मुक़द्दर में नहीं है तो जो चीज़ मेरे मुक़द्दर में है वो मेरे लिए आसान कर दे। मुझे नहीं पता ये मेरे लिए मुक़द्दर में है नहीं है, तो अपने ऊपर सवार नहीं करना है इसको आपने। पहली बात तो ये हो गई, ठीक हो गई बात, जनरल बात हो गई। दूसरी बात ये कि अब 17 दिनों में पढ़ना भी है, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है और अपना शेड्यूल भी ठीक करना है। दूसरा ये मसला है कि बहुत चीज़ें होती इसलिए नहीं है क्योंकि हम गलत टाइम पे कर रहे होते हैं। शेड्यूल ठीक करने का क्या मतलब? अब आपका टेस्ट सुबह ही होना है तो सुबह आपकी पढ़ने की आदत हो। अब बहुत बड़ा मजमा ऐसा है, 30-40% बच्चे ऐसे होंगे, हम स्टडी ग्रुप्स में भी देख रहे होते हैं कि वो रात को सवाल पूछ रहे होते हैं, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे चल रहा होता है, नाइट स्टडी चल रही होती है। लड़के कहते हैं कि भाई हमारी तो होती पढ़ाई है रात को है, मगर भाई आपका जो मुकाबला होना है वो सुबह में होना है, सही है ना, सुबह में मुकाबला होना है आपका, तो आपको सुबह मैच खेलने की तैयारी होनी चाहिए। तो शेड्यूल आपने ऐसा बनाना है कि आप जल्दी सो जाएं, सुबह उठ जाएं, नमाज़ पढ़ लें, दुआ मांग लें, 15 घंटे दुआ तो कम से कम, और 15 घंटे काम तो 15 मिनट तो दुआ हो। सुबह उठ जाएं, 4:30 बजे उठ जाएं, ठीक है, 4:30 बजे उठ जाएं। मैं आप कहेंगे साहब छोड़ो भाई, मैं कहाँ उठने वाला हूँ 4:30 बजे। भाई जिसको पता होगा ना कि मेरा काम 4:30 बजे उठने से बनना है तो वो 4:30 बजे उठेगा। जिसको पता है ना कि मेरी 7 बजे 7:30 बजे की फ़्लाइट है, अगर मैं 4:30 बजे नहीं उठा तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो वो 4:30 बजे उठेगा।
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आधा घंटे बात कर सकता हूँ। मैं कहूँगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 4, सवा 4 बजे उठ जाएं, 4:30 बजे उठ जाएं, ठीक है। तहज्जुद का टाइम तकरीबन जो है आजकल 5 बजे के आसपास होता है, 5:02, 3 मिनट, 5:09 पर है। तो भाई 4:30 बजे उठ जाएं, 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, 4 रकात नमाज़ पढ़ लें, दुआ मांग लें। ये यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। फिर सुबह सोना नहीं है, सुबह सोना नहीं है, सुबह पढ़ना है, ठीक है, सुबह पढ़ना है, ठीक है। सुबह शाम की दुआएं पढ़ के फिर पढ़ाई करें, ठीक है। 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक पढ़ाई हो। फिर आधा घंटे का नैप ले लें, घंटे का नैप ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलूला जो है ना वो फजर ज़ोहर से पहले है असल कैलूला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूले का नागा नहीं करते थे। और कैलूला करके आज मैं फजर से उठा हुआ हूँ जैसे, और मेरी 8 बजे मीटिंग थी, फिर 9 बजे मीटिंग थी, फिर 11 बजे मीटिंग थी, सब में करते करते करते, और फिर मैंने आधे घंटे का कैलूला किया, फिर नमाज़ पढ़ी और आप लोगों के पास आ गया। तो अब आधे घंटे सो गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। अब मैं पूरे दिन चलूँगा, 7-8 बजे तक चलूँगा। तो दोपहर को सो जाएं, कैलूला कर लें, ठीक है, शेड्यूल। फिर पढ़ें असर से मगरिब। हर CEO जो है ना अपने आप को फिट रखता है, हर बड़ा आदमी अपने आप को फिट रखता है। जितने मसरूफ़ हैं आप लोग, उतना आपको अपने आप को फिट रखना है। मेंटली फिट होने के लिए फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है। मेंटल मुकाबला है ना, तो फिज़िकली मेंटली फिज़िकली आपको फिट होना है। आधा घंटा पार्क में जाके एक्सरसाइज करने से आदि जो आपके अंदर जो जितने गलत हार्मोन्स होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस वाले, सब बाहर निकल आएंगे। इस तरह का काम करें जिससे थोड़ा सा स्वेट निकले, पसीना आए। आधा घंटा, पौन घंटा ये काम करना ही करना है, ठीक है। अब ये सुबह कर लें, ये अब शाम को कर लें, ज़रूर कर लें, सब कर लें। घर पे कोई तरतीब बना लें, बच्चियाँ अगर नहीं जा सकती बाहर, ये ज़रूर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तैयारी का ऐसा ही हिस्सा है जैसे कि कोई टेस्ट को सॉल्व करना हिस्सा है, ठीक हो गई बात। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर क्या करना है, कोशिश करें मगरिब के बाद खाना खा लें, 7, 7:30 बजे खाना खा लें। अभी मैं आपको कितनी बातें कोट कर सकता हूँ, कितने बड़े बड़े लोगों को कोट कर सकता हूँ, मगर आप अगर 7, 7:30 बजे खाना खा लेंगे तो सुबह आपकी आँख खुलेगी। और अगर आप 7:30 बजे नहीं खाएंगे, 10:30, 11, 11:30, 11:30, 12 बजे खाना खाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपको सुबह आँख खुलने में मुश्किल होगी। तो खाना खाएं 7 बजे, 7:30 बजे। ये आपकी ये एक बड़ा इम्तिहान है। उफ, बिग एग्जाम इज कमिंग अप। इट्स लाइक अ वॉर, यू आर इन अ वॉर जोन। अब ये नॉर्मल हालात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हालात तो नहीं है। कितना बड़ा काम हो रहा है, कितने महीनों से लगे हुए हैं, इंटर भी इसी, ए लेवल्स भी इसी चक्कर में किया है कि, और इसमें भी इतनी चीज़ों का ख्याल किया, और पता नहीं पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लगे हुए हैं, और कोचिंग जा रहे हैं, और क्लासेस ले रहे हैं, और प्रैक्टिस जोन सॉल्व कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, और वो। भाई क्या चल रहा है भाई, लाइफ में यही चल रहा है। तो भाई बात तो मानो ना आप लोग। क्या करें, अपने शेड्यूल में खाने को जल्दी डाल दें, घर में बताएं, समझाएं, बता दें, कुछ अपना इंतज़ाम कर लें। और आखिरी सबसे मुश्किल बात, खाना जो है बाहर का खाना नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं, हलाल हराम की बात नहीं हो रही है। मैं खुद खाता हूँ पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, सुबह हलवा पूरी खाइए, कोई मसला नहीं है, आप लोग नहीं खाएं। अब कहेंगे सर क्यों, अब क्यों के ऊपर फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी। आप नहीं खाएं तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बाहर का खाना खाने से जो है हेल्दी फूड खा, बस शॉर्ट फूड के हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड से हेल्दी माइंड रहेगा, फ्रूट्स, सब्जियां, सही है ना। और आप खाएं तो सही, फिर आपको पता चलेगा इम्पैक्ट। ये जो चिप्स खाते हैं ना, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, दबा दब खाते हैं, और चिप्स के पढ़ाई हो रही है, साथ में चिप्स का पैकेट खुला हुआ है, खाए जा रहे हैं, और मंचिंग हो रही है, सही है, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो रही हैं, ओए होए, इसका इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे। तो इस पर आप इम्तहान के बाद ना रिसर्च कर लीजिएगा, मगर अभी बात मान लें, ठीक है, बात मान लें, ये समझ के मान लें कि ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये तो हो गया सुबह से शाम का शेड्यूल हो गया, सही होगी बात। तो ये बात आपकी हो गई, शेड्यूल की बात हो गई। नमाज़ें तो माशाल्लाह पढ़ ही रहे हैं सब, तहज्जुद की बात हो गई। एक स्टूडेंट कहने लगा कि एक हफ़्ते बाद आया तैयारी करने के, कहने लगा कि मैं जो है ना
ड्रॉप कर रहा हूँ कोर्स। कॉमर्स का बच्चा था, जब उसने मैथ स्टार्ट की, टेस्ट प्रेप की बीबीए के लिए, तो उसने हो ही नहीं रही उससे, और उसने कहा कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने का सर मुझसे नहीं हो रहा, क्लास में थोड़ा बहुत समझ में आता है, करता हूँ, घर जाता हूँ होता ही नहीं है। अच्छा क्या करना है? मैंने कहा ये 2 काम कर लो, फिर नहीं हो तो मुझसे पूरी फ़ीस वापस ले जाना। मेरे भाई पूरी फ़ीस वापस करूँगा, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, ठीक है, मगर तुम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ कर लोगे तो तुम जो है ना ज़िंदगी के लिए फिर इसको क्रैक कर लोगे। वो क्या? मैंने कहा तुमने तहज्जुद में उठना है, ठीक है, तहज्जुद में उठना है, नमाज का एहतमाम करना है, और तहज्जुद में आपने दुआ मांगनी है, ठीक है ना। तो उसने किया, उसने आके पास हो गया मेरे पैसे भी बच गए पैसे भी नहीं देने पड़े, मगर उसने कहा कि सर मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे। और उसी टेस्ट में मैथ्स में एक बच्ची थी, इसके ए लेवल्स में स्ट्रेट एज थे, ओ लेवल्स में स्ट्रेट एज थे, और मुझे याद है उसका कट ऑफ 92 था और उसके 88 आए, वो रह गई। और ये बच्चा जो कॉमर्स का था, मैथ्स में वीक था, मैथ्स नहीं पढ़ी थी इंटर में 2 साल, और उसने मेहनत से, एफर्ट से और दुआओं से, जहाँ बन नहीं रहा ना, जहाँ अपना बस ख़त्म हो गया, वहाँ पे बस शुरू हो गया अल्लाह का ठीक है। असल में हमें ये ट्रेनिंग नहीं मिलती, हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते, हम इसको अपनी, अब हम कहते हैं भाई यार तू कितना डैश है, तू जो है ना अभी इम्तहान आ गए तो तू तहज्जुद भी पढ़ रहा है शैतान इधर से आता है यूँ। उसने कहा यार अगर इसने एक दफ़ा अल्लाह से मांग लिया ना, और एक दफ़ा मांग के उसने ये को क्रैक कर लिया, तो कभी आइंदा भी जब भी फंसेगा ना तो ये इधर ही खड़ा हो जाएगा अल्लाह के सामने। तो अब ये क्या बोलेगा? अरे यार कितने तुम डैश हो, अपना काम पढ़ा है तो तहज्जुद पढ़ रहे हो, तुम्हें तो अपनी असलियत पता है, तुम नंबरों के लिए कर रहे हो, नंबर घुमा कर आएगा, इधर उधर से घूम घूम कर आएगा, तुम नंबरों के लिए कर रहे हो। तौबा तौबा तौबा, कोई क्या फ़ायदा ऐसी करने का। मगर उसको पता है अगर एक दफ़ा इसने ये कर लिया और इसकी सेटिंग बन गई, ऊपर इसकी लाइन खुल गई, उसकी लाइन खुल गई, ठीक है ना। तो पहले तो हम बहुत सारी बातें करते थे स्टूडेंट से, कहते थे भाई इम्तहान पे जाओ ना तो सदका दे के जाओ, 2 रकात नमाज़ पढ़ के जाओ। लड़कों से कहते थे भाई अगर तुम्हारे सेंटर के करीब कोई मस्जिद है खुली हुई है तो उधर पहुंच जाओ, कहीं खुला होता तो हम बताते थे उधर जाओ, 2 रकात नमाज़ पढ़ो, पेपर दो, पेपर देने के बाद फिर मस्जिद जाओ, 2 रकात नमाज़ पढ़ो, फिर वापस आओ। सारी बातें करते थे, करेंगे इंशाल्लाह वो भी आपसे। तो ये ना कुछ शेड्यूल की बात है। अब ये सारा काम करने से क्या होगा? मेहनत हो रही है, खाना ठीक है, सोना ठीक है, उठना ठीक है, ऊपर सेटिंग बना लिया आपने, गेम सेट कर लिया ऊपर वाले से, वो भी सेट है। अब फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे और ये होगा। अब आखिरी बात ये कि मैं ये करूँगा कि 17 दिन में अच्छा मुझे भी एग्ज़ाम की एंग्जाइटी होती थी, ख़ासतौर पे मैथ्स की। मैथ्स मेरी अच्छी नहीं थी, मैथ्स में मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी। और मैं छोटी बात ये करूँगा कि अगर किसी को वो ये कहता है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर, थ्योरी क्लियर, हमें पता होता है, मगर जब पेपर आता है तो हम मिसमैनेज कर जाते हैं। एक कॉमन मसला ये आता है, यस, पेपर देने के बाद जब रीचेक करते हैं तो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये कैसे गलत हो गया, ठीक है। हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टॉप किस्म की बच्ची थी, और मैं नाम नहीं ले रहा उस बच्ची का, मगर उसका स्कोर नहीं आ रहा था। तो मैंने मेरे कोऑर्डिनेटर से पूछा कि भाई मसला क्या है इस बच्चे के साथ, इतनी ज़बरदस्त बच्ची है, सब कुछ इसका परफेक्ट है, और क्या मसला है? कहने लगे सर वो एंग्जाइटी बहुत लेती है टेस्ट की, परेशान बहुत होती है टेस्ट की। तो पहली बात, परेशान किस बात से होना? ज़िंदगी मौत का तो मसला नहीं है, एमटी कैट की तो ऐसी कम तैसी, हो गया ठीक, नहीं हुआ अल्लाह ने मेरे लिए बहुत ही कुछ अच्छा रखा होगा, वीआईपी रखा होगा, मेहनत पूरी करूँगी, मेहनत पूरी करूँगा, नहीं मिला कोई बात नहीं। अब आखिरी 17 दिन है, 17 दिन में हमारे पास 10 ऑफिशियल एमटी कैट के ऑफिशियल टेस्ट हैं, ऐसे ही कल गिने थे हमने दोबारा से। अब ये 10 ऑफिशियल टेस्ट क्या हैं? ये 10 ऑफिशियल टेस्ट हैं जो कि पिछले 2021 में क्वेश्चन बैंक था, या 2020 का जब नेशनल एमटी कैट हुआ था उसका जो एक बड़ा क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी वालों ने या पीएमसी वालों ने रिलीज़ किया था, तो उसमें उन्होंने कुछ टेस्ट इशू किए थे, और उसी के नीचे आप देखेंगे 2022 के 2021 ऑफिशियल टेस्ट के नाम से भी पड़े हुए सवाल। तो ये 10 ऑफिशियल एमटी कैट के टेस्ट प्लस वो 2021 है या 2022 एमटी कैट ऑफिशियल टेस्ट के नाम से पढ़े वो, ठीक है,
ये हो गए, प्लस आपके सुपर ग्रैंड टेस्ट अभी आपके हो रहे हैं, ये 22 टेस्ट हो गए, ठीक है। और इन टीचर्स ने जो कंटेंट है, कंटेंट में बाकी जो टेस्टों के अंदर भी चैप्टर टेस्ट में, मॉक टेस्ट में वो डाल दिए। तो ये आपने ये 20 टेस्ट, अभी 3 ग्रैंड टेस्ट बाकी हैं, कल ग्रैंड टेस्ट 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है, 3 ग्रैंड टेस्ट भी बाकी हैं। और हो सकता है कोई आखिर में कुछ और भी शायद हो जाए, मगर मुझे लग नहीं रहा कि हम इतना प्रेशर दें आप लोगों को आखिर में। मगर ये आपके ना ये 10 टेस्ट ये, तो ये हर बच्चे ने किए हुए हों। एक मसला आता है जब ग्रैंड टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं ग्रैंड टेस्ट करती हूँ ना सर तो मेरा स्कोर नहीं आता, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। अरे भाई ये नहीं हो, आप डीमोटिवेट ना हो, आप मायूस ना हो, उसमें से अपने लिए लर्निंग निकालें। आप जब बार बार टेस्ट देंगे तरीके से बैठ के OMR शीट पे फिल करके, दरवाज़ा बंद करके, अगर आप घर पे दे रहे हैं छाजों से दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं, मगर OMR पे ट्रैक करें, उस पर भी ट्रैक लिख दें नंबर, उसको भी मार्क कर दें, पूरा तसल्ली से दें, बार बार स्किप ना करें, याद नहीं करना सवालों को। तो आप ये कर लेंगे तो ये 20 टेस्ट इंटू 180 तकरीबन कितने हो गए भाई? बताओ भाई, नंबर निकालो। 180, अगर ये 20 और इंटू 200 होते तो होते 4000, 4000 में से आप 400 निकाल लें, 3600 सवाल, 3600 सवाल, 3600 सवाल तो यही हो गए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये आपने ख़ास तौर पे बहुत अच्छी तरह करने हैं और सुकून से करने हैं। अगर कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छे। तो फुल 17 दिन में आपके 5 या 6 सुकून से टेस्ट होने चाहिए, जैसे आप बैठ के सुकून से करते हैं, तो इत्मीनान से। ये प्रैक्टिस है और सुबह के टाइम पे करें, विदाउट एनी ब्रेक करें, ठीक है। जिन्होंने बहुत पहले किए हैं वो दोबारा कर लें, जिन्होंने पहले किए दोबारा कर लें। फिर हमने इस दफ़ा अब से 1 महीना 20 दिन पहले हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ग्रैंड टेस्टों को रोक के। वो भी मशवरे से सब बैठे थे, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर हमने कहा यार स्टूडेंट्स को ये पता चलना चाहिए कि वो किस चैप्टर में और किस चैप्टर के किस टॉपिक में वीक है, ऐसे ही था। तो वो टेस्ट हमने इस पर छाजाओं पे किस नाम से डाले हुए, आइडेंटिफिकेशन के नाम से डाले हुए, इसका ज़रा सा देखें। कुछ ना हमने टेस्ट लिए थे 5, बायो के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। 100 सवाल थे, कहीं 150 सवाल थे। तो वो भी बहुत अहमियत रखते हैं वो सवाल, ठीक है। जिससे आपका क्या हुआ था, जिससे आपको ये पता चल रहा था। फिर एक एक्सेल की शीट हमने ग्रुप्स पे डाली थी, ठीक है, ग्रुप पर डाली थी, जिसको करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, या आपको ट्रैक कर आप उसमें डालेंगे। और तो वो आपने कर लिया है, नहीं किया अभी भी, मुझे लग रहा है बहुत से ने नहीं किया, हाँ, टॉपिकल टेस्ट के नाम से। तो वो जो 5 टेस्ट है ना, वो भी आपने किए हुए होने चाहिए और उसमें आपने स्कोर डाला हुआ होना चाहिए। उससे आपके जो चैप्टर जो ट्रैक हो रहा है, जहाँ पे आपका मसला आ रहा है, टॉपिक ट्रैक हो रहा है, उसको आप क्रैक कर लें, ठीक है, ठीक है। और खुदारा इंस्टाग्राम, एक लड़का है पोजीशन होल्डर है इस साल, उस वक्त जब ये बात मेरी उससे हुई तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी कैसे आई पोजीशन। मैंने फर्स्ट ईयर में पोजीशन थी, सेकंड ईयर में नहीं आई थी, सेकंड ईयर में भी पोजीशन आई उसकी, शायद बैठा हुआ भी हो यहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या किया, कह रहे सर मैंने 3 महीने या 4 महीने जो है ना स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया। खैर अभी तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जितने आपके ग्रुप्स हैं सबको आर्काइव कर दें। इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं आने वाला, फेसबुक पे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट कर दें। अगर आप लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो अपनी व्हाट्सएप भी डेस्कटॉप वाला इस्तेमाल करें। करीब नीचे कर लूँ थोड़ा सा, तो अपना क्या डेस्कटॉप वाला इस्तेमाल कर लें। मोबाइल का इस्तेमाल ये है ना, ये आधा घंटा इस्तेमाल 2 घंटे के दिमाग को दही बना देता है, ठीक है। तो ये परहेज़ है, बाहर के खाने का परहेज़ और सोशल मीडिया से परहेज़, सही है। करने वाला काम शेड्यूल बनाना है, हेल्दी फूड खाना है, आधा घंटा पढ़ाई समझ के, काम समझ के एक्सरसाइज करनी है, तहज्जुद का एहतमाम करना है। नमाज़ें तो सब माशाल्लाह
मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ते ही हैं सारे माशाल्लाह, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़के मस्जिद में जाके पढ़ें, लड़कियां टाइम पे पढ़ें, लटका के ना पढ़ें। तो ये मोटी मोटी बात हो गई, ठीक है। अब सारे सवालात ले लेते हैं, और सवालात में आपके सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, मेरे से कोई मुतल्लिक होगा तो उसको हम देख लेंगे। अब सवालात आपके ले लेते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? आधा घंटे हो गए, 2:30 बज गए आधे। अब आपके सवालात हैं और उसके हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। बाकी टीचर्स भी जो भी रेलेवेंट होगा इंशाल्लाह उसको माइक दे देंगे, वो बात कर लेगा। जी, क्वेश्चंस अपने पूछ लें, चैप्टर के सवाल नहीं पूछ लीजिएगा। आ गया सवाल, आ गया किसी का, चैप्टर के सवाल डिस्कस नहीं करेंगे, सही है ना? हाँ, ये अच्छा, हाँ, ये बात भी है कि ये बात आई थी कि देखें आपने जब छाजाओं पे कर रहे हैं तो छाजाओं को भी हमने काफ़ी हद तक एरर प्रूफ कर दिया, बट फिर भी कुछ ना कुछ करके जो नए टेस्ट बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो 98% सही होते हैं फिर भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके सवालों के तो सोल्यूशन आपके पास मौजूद हैं। फिर भी अगर उसमें आपको शक हो रहा है तो आप स्टडी ग्रुप्स पे पूछ लेते हैं, प्रीमियम ग्रुप्स पे पूछ लेते हैं। फिर जो आपके पास बुक के सवाल हैं, अगर मैं कहीं हाँ, हम कोई हमसे पूछे कि टू डू कंटेंट क्या है, जिस पर कसम खाई जा सकती है कि भाई हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने लेक्चर सही से लिए, एक आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, दूसरा आपने बुक अच्छी तरह सॉल्व की। अच्छी तरह का मतलब है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पक्की हो गई कि सवाल पे रखो, उसका आंसर रट्टा नहीं, जवाब नहीं है, समझ के वो जवाब दे रहे हैं। छाजों में जितने टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, ये 20 तो मैंने लिए, उसके अलावा भी सवाल आ रहे हैं, उसके जवाब दे रहा हूँ। तो फंस रहे हैं तो स्टडी ग्रुप में पूछें। और खुदा के वास्ते चैट जीपीटी बहुत अच्छे सवालों के जवाब दे देता है, बट 10% गलत भी देता है, ठीक है ना? तो चैट जीपीटी इज़ नॉट दी फाइनल। अगर आपने उससे कुछ पूछा है तो उसको वैलिडेट कर लें स्टडी ग्रुप्स में। स्टडी ग्रुप में माशाल्लाह बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं, वो जवाब आ जाता है, उसमें ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक हो गई बात? अब क्या हो रहा है जी? अब सवालात के जवाब ले लेते हैं। पास पेपर करने हैं, अच्छा, पास पेपर से मुतालिक कौन से पास पेपर करने, कौन से नहीं करने? देखें, पास पेपर्स तो जाहिर सी बात है जो आपके मोस्ट रीसेंट हैं 21, 22, 23, 24, ये ज़रूर करें, ये ज़रूर करें। उससे पीछे जाना मैं समझता हूँ कि क्यूरिकुलम को देखकर और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को देखकर उससे पीछे जाकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। 21, 22, 23, 24 ये 4 साल तो आपने हर हाल में करने हैं। और फिर एक सवाल अभी मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे नज़र आ रहा था कि सर वो रिवीजन, क्विक रिवीजन हम कैसे करें? देखें, आप लोगों ने माशाल्लाह से 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपने अपने एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड MD-CAT की डट के जम के आपने पढ़ाई कर ली है। अब आपका जो रिवीजन है ना, वो आपके पेपर्स हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, वो रिव्यू हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने 180 MCQs का टेस्ट सॉल्व किया है जिसमें आपके 30 सवालात गलत हैं। अब होगा क्या? आप उन 30 सवालात के बारे में रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे, ढूंढेंगे कि आपकी गलती कहाँ है, आप कॉन्सेप्ट को ज़रा रिकॉल कर लेंगे भाई, और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टेस्ट आप देते हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो चीज़ें रिवाइज भी हो गई और आपकी जो गलती आ रही थी आपने उसको भी कवर कर लिया। तो रिवीजन के लिए ये सोचना कि मैं अलग से थ्योरी बुक्स निकाल कर बैठ के अलग से पढ़ना शुरू कर दूँ, थ्योरी बुक्स को मैं रीड करना शुरू कर दूँ, तो ये रिवीजन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रैक्टिकली अगर सोचें तो आपने सब कुछ कर लिया है, बस अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रैंड टेस्ट को, फुल लेंथ पेपर्स को आपने सॉल्व करना होगा। इससे आपके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो सकते हैं। सर क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसी हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बात करूं 2-3 लोगों ने पूछा है सर ये तो लास्ट डेज में नोट से रिवाइज करें या प्रैक्टिस टेस्ट करें, अपने नोट्स रिवाइज करना चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो ये रिवाइज करें या प्रैक्टिस, सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, तो ये ना ये सवालात हैं। तो बिल्कुल ऐसी हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लास्ट मोमेंट में तो बच्चा अभी, जैसे हमारे ग्रैंड टेस्ट है और टॉपिकल टेस्ट जो अभी रिसेंटली हम लोग ने कंडक्ट किया 6 GT के बाद बच्चों को से अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ले लिया था। उसमें बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर टॉपिक के, जिस टॉपिक में वो लोग वीक हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो क्या करेंगे, अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं पढ़ाई के लिहाज से। लेकिन अगर पूरे कोर्स को रिवीजन के बारे में बात किया जाए तो अब ये टाइम नहीं है। पूरा कोर्स अब रिवीजन नहीं हो सकता। अब अपने ग्रैंड टेस्ट के ऊपर, अपने मॉक टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने फोकस रखना है। और टॉपिकल टेस्ट बनाया इसीलिए गया था, हमारे मशवरे के बाद वो तय हुआ था कि अगर बच्चा टॉपिकल टेस्ट अटेम्प्ट कर ले और फिर उसके बाद एक्सेल शीट में जाके अपने आंसर को जब वो
ऐड करेगा तो वहाँ पर टॉपिकल वाइज उसके सारे आंसर आ जाएंगे। अच्छा, आंसर आने के बाद फिर वो चेक कर लेगा कि कहाँ कहाँ किन आंसर में हमारी गलती हुई है और वो सवाल किस टॉपिक से रिलेटेड है, फिर उसी टॉपिक को जाकर वो रिवीजन कर ले तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये जो है ना अभी सिर्फ MD-CAT के स्कोर्स के लिए ही कर रहे हैं हम ये, तो इसमें हम कोई फील्ड विल्ड की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वरना अभी हम ये सोच रहे हैं कि भाई जितने स्टूडेंट्स हैं ना उनकी MD-CAT से रिलेटेड सारी बात हो जाए, ठीक है ना, बाकी फील्ड के लिए अभी नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए माजरत। सर ये बता दें सर नम्स का जो टेस्ट हुआ था वो इजी था, लेकिन हमें फिर भी नहीं आ रहा था क्योंकि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रेप करते रहे सारे साल और जो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। इसके लिए क्या करें? सर बहुत देर से आप खामोश बैठे हैं, कुछ इरशाद फरमाएं। ये हमारी जो छाजाओ की एप्लीकेशन है ना, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल्स मौजूद हैं। तो आपको कई सारे इजी क्वेश्चंस भी मिले हैं, मॉडरेट भी मिले हैं, हार्ड भी मिले हैं। अब ये नेचुरली होता है कि हम कोशिश यही करते हैं, बच्चों जब हम भी छोटे थे तब भी यही करते थे कि मुश्किल सवाल करा दें सर, ऐसा सवाल कि जिसमें हम फंस जाएं और उसके बाद हम उसको रिजॉल्व करें और वो फिर उस समय पता चलता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। छाजाओ की एप्लीकेशन को सॉल्व करते रहें और टॉपिकल जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि डिफ़िकल्टी वाइज भी एवेल्यूएशन हुई है आपकी। तो जब आप इस एप्लीकेशन को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं ना, तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपका हर टाइप का MCQ, चाहे वो इजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो, जैसा भी हो, या सिनेरियो बेस्ड हो, अगर हम उसकी टाइप पे चले जाएं तो वो सारे कवर हो रहे होते हैं। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको बोलो कि कोई एक ऐसा तरीका बता दें कि हम इजी को कवर कर लें और हार्ड को, जो हमने हार्ड कवर कर लिया उसका करें। इजी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, ऐप उसका वाइड सोल्यूशन है और बार बार MCQ सॉल्व करना वाइड सोल्यूशन है। ये वरीशा पूछ रही है कि सर सिलेबस में डिफरेंस है, अब तो पास पेपर करने का क्या बेनिफिट होगा? ये बात सही है कि सिलेबस जो है ना वो एक रिफाइंड है और चेंज है। तो जब हमने ये ऑफिशियल टेस्ट सिलेबस आया, अब कितनी बड़ी मेहनत की हमारे टीचर्स ने। ये जो मैंने आपको बताया ना कि MD-CAT ऑफिशियल टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9, 10 ऐसा ही है ना, हमने इसमें से वो तमाम सवालों को निकाला है, तमाम वो सवाल जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। अच्छा होता है ना, थोड़ा बहुत एरर आता है, मतलब हम जितनी भी कोशिश कर लें फिर भी 1-2 सवाल चलते हैं, बट ये सारे टेस्टों को फ़िल्टर आउट किया हमने, सारे सवालों को, सारे टेस्ट को फ़िल्टर आउट किया। इसमें तमाम वो सवाल जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं थे उनको निकाला और दूसरे सवाल डाले, और वो जो दूसरे सवाल डाले हैं वो भी हमने ऑफिशियली डाले हैं। वो परफेक्ट कोई क्या कहना चाहिए 101 ऑफिशियल टेस्ट नहीं है, बट हमारे पास 25 ऑफिशियल टेस्ट थे, उसमें से हमने 10 ऑफिशियल टेस्ट बनाए और उसके बाकी सवालों को हमने इधर उधर डाल दिया। ऐसे ही हुआ है। तो ये जो MD-CAT ऑफिशियल टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9, 10 है, ये सिलेबस इस साल के सिलेबस से रिलेटेड है। ऐसा ही है, सही है नहीं? तो ये जो ऑफिशियल टेस्ट हैं, एक तो है सुपर ग्रैंड टेस्ट, ये तो अभी हो रहे हैं, इससे ऊपर जो 10 टेस्ट पड़े हुए हैं, ये जो ऊपर 10 टेस्ट पड़े हुए हैं, तो ये वो टेस्ट हैं जो कि हमने इस साल के सिलेबस के मुताबिक 2021-22 में आने वाले नेशनल MD-CAT के जो ऑफिशियल PMC का क्वेश्चन बैंक था जो उन्होंने बनाया था, उसमें से हमने चुन चुन के सवालों को डाल के ये 10 टेस्ट हमने बना लिए थे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हाँ, UHS का पुराना सिलेबस होगा, अब आपका इसमें आपके पास सिंध का पुराना सिलेबस होगा, तो पिछले साल का पेपर होगा वो पुराने सिलेबस से होगा, ये तो होगा। अब अगर उसमें कोई पुराने सिलेबस का सवाल, इस सिलेबस से रिलेटेड का सवाल है तो वो देख लें, और पुराने सिलेबस से सवाल है तो छोड़ दें। कोई यहाँ पे कोई हाज़िरी तो नहीं लग रही ना कि पिछले साल के ग्रैंड टेस्ट में 200 में से मेरे आ गए 150, क्योंकि 35 सवाल उसमें थे कौन से, पुराने सिलेबस के। कोई बात नहीं, कोई अम्मा अब्बा रिपोर्ट लाट काट खड़ा करके आपको कोई सवाल जवाब, कोई हाज़िरी पेशी तो नहीं हो रही ना, या आपका कोई इश्तिहार तो नहीं छप रहा अखबार में। तो भाई आपने मगर वो टेस्ट करने से फ़ायदा ये हो गया कि आपको वो सवाल तो मिल गए ना जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो वो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं उसको। मगर ये 20 टेस्ट तो आपको एज इट इज़ मिल गए ना।
और मॉक टेस्टों में से और चैप्टर टेस्ट में से भी हमने फ़िल्टर आउट करके 91% हमने क्या किया, हमने, कम आ रही है भाई आवाज़, अब तो सही आ रही है ना, तो 91% हमने क्या किया, हमने उसको फ़िल्टर आउट कर दिया है। चैप्टर टेस्ट मॉक टेस्ट में आपको अब नहीं मिलेंगे पुराने सवाल। ऑर्गेनिक के रिएक्शन पीटीबी से नहीं करने हैं भाई, ये बात यहाँ पे अभी नहीं हो रही है, ये केमिस्ट्री वाले का खैर अभी यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। क्या ये सर, आई वांट टू आस्क कि हम अपनी एसटीबी की दोनों सालों की बुक्स पढ़ लें और आईबीए के बुकलेट्स, तो एमडी कैट ईजीली हो जाएगा। अब बुक्स पढ़ने का तो क्या टाइम है भाई, अगर आपने बुक्स तो पढ़नी थी, हम तो शुरू साल से कह रहे हैं बुक्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम तो इंटर वालों से कान पकड़ पकड़ के कहते हैं बुक्स पढ़ो, ठीक है। तो आपने बुक्स करनी है। अब 17 दिन में बुक्स तो नहीं पढ़ सकते। अगर आपने एसटीबी की बुक्स पढ़ ली हैं और फिर आपने बुक ग्रेड्स की सॉल्व कर ली है, फिर आपने छाजों का प्रैक्टिस सॉल्व कर लिया है, उसमें सारे चैप्टर टेस्ट कर लिए हैं, उसमें फिर आपने मॉक टेस्ट कर लिए हैं, फिर आपने ग्रैंड टेस्ट जो हमने बताए ये कर लिए हैं, और फिर आपने इनको एक दफ़ा नहीं किया, दोबारा किया है, ताकि वो गलतियां जो आपसे हुई थी दोबारा ना हो। अच्छा, एक तरीका ये, अल्लाह माफ़ करे, इंटर में तो चल जाता है, मैट्रिक में चल जाता है, क्या 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 कौन सा वाला, रट्टा लगा लिया, सवाल नहीं आ रहा, रट्टा लगा लिया, इधर ही यहीं पे दफन हो गया बच्चा। ये क्या तरीका है, रट्टा लगा लिया, इस उम्मीद पे रट्टा लगा लिया, इस उम्मीद पे रट्टा लगा लिया आपने कि भाई ये सवाल आएगा, मुझे ये तो नहीं पता ये कैसे आएगा, ठीक है। और वो आपने क्या किया, आपने वो याद कर लिया। ये भाई यहाँ पे ये ख़तरे की बात, हम देख रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स ना ग्रैंड टेस्ट रिपोर्ट देख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात छाजों पे, तो क्या होता है कि वो 180 सवालों में से 70 किया हुआ है सही और बाकी स्किप किए हुए, और एक कुछ बच्चे होते हैं वो तो स्किप करके सारे स्किप कर दिए, एक अटैम्प्ट किया, फिर वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं बैठ के। ये तरीका नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जी, ओए होए होए होए, फिज़िक्स के जो टेस्ट हैं वो बहुत हार्ड हैं। हाँ हैं भाई, ऐसा ही है, चैप्टर टेस्ट हार्ड है ना, ऐसा ही है ना। हाँ है भाई, थोड़े से हार्ड हैं, उसको भी सॉफ्ट बना रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता उसको भी, मगर हैं थोड़े से हार्ड हैं। अब ये दूसरों को भी मौका देता हूँ। सर, जो छाजाओं पर ग्रैंड टेस्ट वाला सेक्शन है उसमें 49 FLPs हैं, हमें क्या सारे अटैम्प्ट करने होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसमें EETA और UHS के भी हैं, वो भी हम करना ज़रूरी है। अभी मैं आने से पहले मैं देख कर आ रहा था, तो जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, ये प्रीमियम ग्रुप के जो रिकॉर्डेड कोर्स के प्रैक्टिस जोन के यूज़र हैं, उनकी बात नहीं हो रही, तो उन्होंने पिछले एक महीने में 2200 ग्रैंड टेस्ट दिए हैं एक महीने में। तो मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा अंदाज़ा है कि 350 से 400 की तादाद बच्चों की है, तो बच्चों ने ऑन एवरेज 8 टेस्ट दिए हैं। तो पहले लेवल पे ग्रैंड टेस्ट कौन से करने वाले हैं, MD-CAT ऑफिशियल टेस्ट 1 से लेकर 10, ऐसा ही है। फिर सुपर ग्रैंड टेस्ट 1 से लेकर 7, फिर 8, 9, 10 अभी आ रहा है, ठीक है। और फिर टॉपिकल, फिर ये 2 दफ़ा कर लिए। अब फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस के लिए UHS कर लें, ETA कर लें, मगर ये माइंडसेट निकालें कि जो है ना, वो एक होता है ना कि इंटर के मैंने 20 साल के पास पेपर कर लिए तो मेरा पेपर निकल जाएगा, ये वाला कहानी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाली कहानी नहीं चलती यहाँ पे। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात देखें 15 से 20 सवाल ऐसे आते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं, वहीं पे गेम होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपकी हर चीज़ कॉन्सेप्ट्स तैयार हों, उस जैसे सवाल किए हुए हों, अब वो कहीं से भी टकरा जाएं, मगर ये दिमाग में होता है ना कि यार ये कर लोगे तो ये निकल जाएगा, ये वाली बात नहीं है। तो चैप्टर टेस्ट कर लें, मॉक टेस्ट कर लें, जो टॉपिकल टेस्ट 5 करवाएं अभी एक महीने के अंदर वो कर लें, फिर MD-CAT के ऑफिशियल टेस्ट 1 से लेकर 10 कर लें, फिर जो भी सुपर ग्रैंड टेस्ट हो गए ये कर लें, इन तमाम चीज़ों को दोबारा कर लें। IBA ग्रेड्स के जो स्टूडेंट हैं वो बुकलेट सॉल्व कर लें, एक दफ़ा कर लिया, उसमें से 10-10, 5-5 सवाल जो तंग होने वाले हैं उनको देख लिया, बहुत है। बायोलॉजी से रिलेटेड गाइड कर दें, बायोलॉजी से रिलेटेड क्या गाइड कर दें, सब फिजिक्स के छाजों वाले टेस्ट मुश्किलें होगी बात। अच्छा, नीचे आते हैं। फॉर सिंध स्टूडेंट वी आर सपोज टू सॉल्व ओनली सिंध पास पेपर कंसिडरिंग सॉल्विंग US पेपर एज वेल। there will be some questions which are very relevant in UHS past papers,
related to the syllabus. If you are attempting those UHS papers, क्योंकि ये अब जो पेपर आ रहा है वो ना UHS का है ना सिंध का है, सही है ना, वो तो एक क्वेश्चन बैंक बनाया है PMDC ने, वो दे दिया, वो दे देंगे यहाँ पर, वो वाले उसमें से चूज़ कर लेंगे. तो इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग UHS पास पेपर एंड देर आर रेलिवेंट क्वेश्चंस इन इट, तो देर इज़ नो हार्म इन डूइंग दोज पेपर्स. मगर ये इसके एक वो है, इसका एक प्रेफरेंस है, इसको हम फौरी ना पकड़ें. ठीक हो गई बात? लो भाई. अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि बायो से रिलेटेड गाइड कर दें. कोई एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन हो तो फिर थोड़ी गाइडेंस आसान हो जाएगी. बायो से रिलेटेड गाइड कर दें भाई, क्या मतलब सवाल वो पूछना शुरू कर देंगे लोग? सिलेबस से रेलेवेंट नहीं, तैयारी से रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो सिलेबस के लिए तो फिर किसी और उसमें सेटिंग में बात करेंगे. सर मतलब कि अगर हम MD-CAT सीरीज़ जो अभी हमारे यहाँ चल रही है सर, उसी की अच्छी सी तैयारी कर लें तो हमारा MD-CAT इजीली हो जाएगा. इधर देखें, हाथ इधर, मेरा मैं आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपसे भाई, हम 1 दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, 3 दफ़ा बोलेंगे, 10 दफ़ा बोलेंगे, यकीन नहीं आएगा. ठीक है ना? तो अब यकीन कैसे दिलाएं? ये बात तो कितनी दफ़ा कही जा चुकी है, दोबारा से कहेंगे, फिर कोई पूछ लेगा, और फिर जो उस ग्रुप में नहीं आएगा वो भी ये पूछ लेगा. यही तो मसला, यकीन नहीं है. कल यही बात हो रही थी, ट्रस्ट नहीं है भाई. मैं तो जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं तो पहली क्लास में कह देता हूँ साइन करके देता हूँ, साइन करता हूँ और कहता हूँ तस्वीर खींच लो. आप पता नहीं करते नहीं करते. बड़ा जिगर चाहिए होता है इसके लिए, हैं? जिगर चाहिए होता है. वो क्या है साइन किस बात का? जो अब तो खैर आप फाइनल स्टेज में जो रेगुलर क्लासेस लेगा, एक जिसने लिए उसको एक तो टिक लग गया. रेगुलर क्लासेस जिसने ली एक, ठीक है, सारे उसने जिसने बुक के सारे सवाल सॉल्व किए, हम कह देते 3 दफ़ा. 1 दफ़ा क्लास के साथ, 1 दफ़ा उसी एक 15 दिन के अंदर, और फिर 1 दफ़ा रिवीजन में. जिसने 3 रजिस्टर बना लिए. अब ये तो बात बेकार हो गई, अब तो रजिस्टर क्या बनेंगे. मगर बताने की बात ये है, क्लासेस लिए, कंटेंट सॉल्व किया है, अगर उसका एडमिशन नहीं होगा तो मैं पैसे पूरे वापस कर दूंगा. मैं साइन करके देता था, और कॉन्फिडेंस देने के लिए बच्चों को कि आपके बुक का जो कंटेंट है और जो छाजाओं का कंटेंट है, अगर आपने उसको रट्टा लगाया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई. अगर आपने 1 दफ़ा किया, आपको उसमें से कुछ फ़िल्टर हो गए, सवाल नहीं हुए, फिर आपने दूसरी दफ़ा किया, वो और मजबूत हो गया, फिर आपने जब उसको तीसरी दफ़ा किया तो वो सारे सवाल तकरीबन आपके निकल गए. अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं मतलब टीचर तो आपका नहीं हूँ, मगर एक मेंटोर हूँ. तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि आपका पेपर निकल जाएगा, चाहे पेपर किसी तरह का भी आ जाए. पेपर अगर मुश्किल आएगा या आउट ऑफ सिलेबस अगला ना करे आ जाए सवाल, तो आपने पेपर में परेशान नहीं होना है, पहली बात, क्योंकि सबके लिए मुश्किल है. आपके डिस्ट्रिक्ट का मेरिट बनेगा. अब वो सारी कहानी पिछले साल के स्टूडेंट आएंगे, ये वो आगे, अब भूल जाओ आप. मगर मैं कहता था जिस तरह का पेपर आ जाए, आसान आ जाए, मुश्किल आ जाए, कुछ भी आ जाए, मगर आप निकल जाओगे अगर आपने ये काम किया हुआ है. तो हाथ जोड़ लिया तो आज. अब क्या आ गया सर? DT स्कोर्स इज स्टक. अब निकल जाएंगे इंशाल्लाह. खौफ है ना, खौफ ज़्यादा है. अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, जब आप ग्रैंड टेस्ट अपने अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो शायद आप वो वक्त ही नहीं निकालते जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और उसमें इस्लाह करने के लिए आप कुछ मेहनत कर लें. आप क्या करते हैं, ग्रैंड टेस्ट दिया, ठीक है जी, तैयारी कर ली जनाब, 180 MCQs, और 180 MCQs का आपने पेपर दिया, जिसमें से आपके आगे 140 मिसाल है, 40 नंबर आपके कट गए. अब आप चाह रहे थे कि 40 नंबर अगले टेस्ट में ना कटें. आपने उसके लिए किया क्या? आप तो बैठे रहे. आपने तो जो है ना, जिस स्टैंडर्ड पर आप पहले थे उसी स्टैंडर्ड पर आप हैं. मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अब उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपका वीक पॉइंट थे. आपने अपने वीक पॉइंट को तो ट्रेस नहीं किया भाई. जब वीकनेस ख़त्म नहीं की है तो दोबारा आपके रिजल्ट में आएगी, बार बार आएगी. तो आपका जो स्कोर स्टक होता है ना, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गलती जानते हुए भी गलती को ख़त्म करने के लिए आप मेहनत नहीं करते, आप उस पर होमवर्क अपना नहीं करते. ठीक है, तो अब अभी GTs बाकी हैं, जाहिर सी बात है, और अभी आपके पास छाजों पे भी हैं. तो बराह करम एक प्रैक्टिस कर लें, जो आपके MCQs गलत हो जाते हैं उन टॉपिक्स पर वक्त लगा लें, रिवीजन कर लें, थोड़ी सी लर्निंग अपनी बढ़ा लें, और उसके बाद फिर अगले ग्रैंड टेस्ट की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट स्कोर इंप्रूव होगा. और दूसरी बात जो सर ने कही बिल्कुल सही कही,
एंग्जाइटी यानी बिला वजह परेशान है, यानी आपसे पूछा जाए परेशान क्यों है, सब पढ़ लिया, सब कर लिया, टेस्ट सॉल्व कर लिया, आप कहेंगे सर कर लिए, सब अच्छा रिजल्ट आया सर आ गया, फिर भी परेशान है, तो आपको तो खुद नहीं पता कि आप परेशान क्यों हैं। तो भाई गैर ज़रूरी तौर पे अपना वक्त यहाँ वहाँ ना लगाएं, परेशानी ज़्यादा हुआ करें ना, नमाज अदा करके दुआ मांग लिया करें, आपकी आधी परेशानी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, जबकि आप अपनी मैक्सिमम तैयारी कर चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी तैयारी में कमी है, तो सोच क्या रहे हो फिर तो तुम्हें अपनी तैयारी में अपना वक्त लगा देना चाहिए ज़्यादा। परेशान होकर आप बर्बाद करते हैं अपने स्कोर को, मेहनत करके अपने स्कोर को आप यकीनी बनाते हैं। ये बात तो अंडरस्टूड है और हम देखते आ रहे हैं, साल हो गए, काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमें नज़र आती है पिक्चर। अच्छा, ये सवाल है कि एफटीबी फॉलो करें फेडरल या सिंध, एक आप वैल्यूज़ के लिए असगर भाई, फिर हम जी फेडरल बोर्ड के लिए अभी तो नहीं, वो क्या सवाल ये है कि वो फेडरल बोर्ड की वैल्यूज़ फॉलो करनी है, सिंध की करनी है? सिंध की करनी है, सिंध की करनी है पक्का। बस ठीक हो गया जी सर। बिल्कुल ऐसा ही है। आमतौर पे उसके इजी आसान हम ये कर देते हैं कि भाई जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस इलाके की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी किताब फॉलो कर लें बस। सर 140 स्कोर अच्छा है, 140 अच्छा है या 160? भाई आप अगर मैं कहूँ 140 अच्छा है और आपके अगर 170 सवाल हो रहे होंगे तो क्या आप 30 नहीं करके आएंगे? ठीक है, तो ये तो सवाल, ये तो सोचना ही नहीं है। पेपर आएगा, उसके मेरिट पे आप सवाल सॉल्व कर कर आएंगे और जो स्कोर आएगा वो ही स्कोर होगा। अब 140 काफ़ी, 100 इसी बहस में ही जो है ना, नहीं 150 पिछले साल का मेरिट क्या क्लोजिंग था? ओ भाई अभी मेरिट जो है ना, अभी मेरिट क्या था पिछले साल? अभी ये 17 दिन में मैं कुछ नहीं कर सकता पिछले साल का मेरिट जान के, कुछ कर सकता हूँ 17 दिन में पिछले साल का मेरिट क्या था और कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा प्रोग्राम किस पे क्लोज हुआ था, अभी ये मुझे मालूम पड़ भी गया या इसकी मैं तो अपना टाइम ज़ाया कर दिया। मेरा तो अभी बस एक ही टारगेट है, एमडी कैट सही हो जाए, एमडी कैट अच्छा हो जाए। किस पे क्लोजिंग था, इस पे क्लोजिंग था, कितने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए, ये सारे सवाल इररिलेवेंट है। ये नहीं सोचें आप कि मुझे 140 चाहिए या 150 चाहिए या 160 चाहिए। आप कहेंगे भाई मैं तो 180 की टारगेट करके जा रही हूँ, मुझे 180 की टारगेट करना है। मैं ये 140 को तो मैं टारगेट नहीं करूँगा, 150 को तो मैं टारगेट नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं तो अपनी तैयारी करूँगा। जो मेरी गलती हो रही है, अगर मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया में 140 आ रहे हैं तो भाई 40 जो नहीं आ रहे उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, मगर 140 को दिमाग में रख के तैयारी ये तो नहीं करूँगा। 160 को मैं दिमाग में रख के तैयारी करूँगा ये तो नहीं करूँगा। मैं तो 180 को दिमाग में रख के तैयारी करूँगा और जो आ रहा है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इतनी सी बात है। कभी हमने देखें जैसे पिछले साल नम्स का बहुत ही मुश्किल टेस्ट आया था, सब रोते हुए बाहर आए थे, बहुत ही बुरी तरह से, बहुत बुरा हाल था, तो मेरिट उसी एतबार से बना। इस साल एक मीडियोकर एवरेज सा पेपर आ गया, आसान सा आ गया, मेरिट उसी एतबार से बनेगा। मगर आपको इस सोचने का कोई फ़ायदा अभी नहीं है। आपको क्या कहे, बुक, ग्रेड्स की किताब, छाजाओं के चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट और ये 20 टेस्ट जो हमने बताएं, बस पकड़ लो उसको मजबूती से, ठीक है। क्या है, G2 में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, 140 को नॉट, आई वांट टू स्कोर 160 प्लस है। 160 प्लस क्यों भाई? आप ये सोचो मुझे 180 तक पहुंचना है, 160 पे नियत करके आप पहुंचे हो तो फिर आप 150 के आसपास पहुंचोगे। अब एक चीज़ मुझे पता चली कि ये मेरा गलत हो रहा है सवाल। अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी बुज़ुर्गों से पूछ सकते हैं कि इस सवाल को ठीक करने के लिए मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस करूं। यहाँ पे आप, ये है सही तरीका चैट जीपीटी से फ़ायदा उठाने का। ये मेरा सवाल था, उसको आप कॉपी पेस्ट कर दें, उसको स्कैन करके आप उसमें डाल दें और उससे आप पूछ लें कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको पक्का करने के लिए मैं सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किस चीज़ को पढ़ लूँ या कौन सी थ्योरी पढ़ लूँ, या इससे रिलेटेड मुझे आप थ्योरी बता दो। वो ठक करके आपको बता देगा, या ग्रुप पर डाल दो, कोई बच्चा बता देगा। सही है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, यहाँ पे इख्तलाफ राय हो सकता है, सही है ना। पे एतबार के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है। नहीं मतलब अगर ये ना ये मगर आपको ये बता देगा वो कि मेरा कौन से टॉपिक का सवाल है, ये बता देगा। अच्छा जी, क्या है सर, पीएमसी जीटीज अलग हैं, एसएफ जीटीज अलग हैं, एमडीकेट ऑफिशियल अलग हैं, सिंध एमडीकेट अलग है, इतना कुछ भाई इतनी देर से तो बताया है, तो खैर शायद पहले पूछा होगा किसी ने। क्या बताया आपको
कि आप हमने दिए हुए हैं, ETA के टेस्ट भी दिए हुए हैं, UHS भी दिए हुए हैं, सिंध के भी दिए हुए हैं। मेरे ख्याल में पूछने जा रहे हैं कि इतना सब कुछ कैसे करेंगे हम लोग। नहीं, इतना सब कुछ तो भाई एक बच्चा है, उसने ये 10 ऑफिशियल टेस्ट भी कर लिए। उसने अभी मैं देख कर आया, एक बच्चे ने 750-800 टेस्ट दिए हुए हैं, एक बच्चे ने 1000 टेस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे तरह के बच्चे, उन्होंने पी गए वो। अब वो कह रहे हैं यार कुछ और मिल जाए, थोड़ा सा कुछ और मिल जाए। तो वो भाई ये ETA के, UHS के और सिंध के MD कैट के जो पुराने ऑफिशियल टेस्ट हैं, इसको देख लें, कोई हर्ज नहीं। इसमें वो सवाल जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, सिलेबस रेलेवेंट हैं, वो कर लें। मगर करना क्या है, मैंने बता दोबारा 17 जो लोड हो चुके हैं टेस्ट ये, और 3 अभी ये रास्ते में आ रहे हैं, और टॉपिकल। सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ही है। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अशर भाई इन्हें भी बता दीजिए कितने मंथ्स आपको मिले तैयारी करने के। अब हाँ, ये टाइम हैव बीन गिवन, यानी वो 5 से फिर 26 भी हो गया। सो बात ये है कि आपने ना थ्योरी पढ़ के, थ्योरी एक बच्ची को हमने, जब मेरे दोस्त की बेटी थी, 88% इंटर में स्कोर नहीं आ रहा भाई। पिछले साल 150 स्कोर आ रहा है 200 में से। क्या हो गया भाई, क्या हो गया असद भाई, क्या मसला है? और फिर उसके मैंने ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, ईमेल लिया, उसको मैंने चेक किया उसका स्कोर पीछे, तो उसने शायद 60 टेस्ट दिए हुए थे। ओए होए होए, मैंने कहा भाई क्यों प्रैक्टिस नहीं करी? कह रही मैं भी थ्योरी कौन से पक्के कर रही हूँ, और ये महीने में शायद पता नहीं 20-25 दिन रह गए थे। तो मैंने कहा भाई क्या थ्योरी पक्की कर रही है, क्या वो थ्योरी लिख कर आना है उसने? तो मैंने उनको समझाया, अच्छा अम्मा अब्बा दोनों जो है ना वो टाइट के पढ़ाकू, और अम्मा डॉक्टर भी थी, ठीक है, कोई जानता नहीं है तो कोई नाम भी नहीं ले रहा हूँ तो मसला नहीं है, राजदारी रहेगी, सही होगी। तो भाई प्रैक्टिस 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 से जो मसला निकले उसको, उस कॉन्सेप्ट को पक्का करना, ये है तैयारी। प्रैक्टिस 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 करते में जहाँ फिसले, उस फिसलने को अपने कंटेंट से पकड़ के मजबूत करना। जहाँ प्रैक्टिस 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 जहाँ फंसे, उस तरह के कंटेंट को पकड़ के मजबूत करना, ये है तैयारी। अगर किसी ने अभी तक ग्रैंड टेस्ट नहीं किए, मिसाल के तौर पे हमने कहा भाई ये सारे 17 ग्रैंड टेस्ट हैं, 17 ग्रैंड टेस्ट हैं, आपने 17 ग्रैंड टेस्ट में से 5 किए, 6 किए। अब अगर आपके पास 17 दिन बाकी हैं तो कम से कम आप 17 दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन ग्रैंड टेस्ट करें, 7 से 8 ग्रैंड टेस्ट कर लें, कोई बात नहीं। अगर अभी तक आपने नहीं किए, बर्डन ना लें, कोई फ़र्ज़ तो नहीं है कि जिसने छाजाओ पे मौजूद 17 टेस्टों को किया होगा उसी के 161-70 प्लस आएंगे, ठीक है ना। बात यह है कि ग्रैंड टेस्ट कर, अब आपने अगले 10 या 17 दिन के अंदर कम से कम 5 से 6 ग्रैंड टेस्ट तो मिनिमम आपने कर रहे हैं, ऐसा ही है। एक दिन छोड़ के एक दिन करें मिनिमम, ऐसा ही है। गलत अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो वो रोज़ाना भी कर सकता है। ये बार बार सवाल आ रहा है, काफ़ी है काफ़ी है काफ़ी है, बहुत बात कर ली, हाथ भी पकड़ लिया हमने। क्या सवाल थे, क्या ऊपर सवाल है? बताएं। रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दें। सलग प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, हाउ टू रिटेन सो मच इन्फॉर्मेशन इन बायोलॉजी। लो भाई, अच्छा, बायोलॉजी के अंदर जो पहली क्लास होती है उसमें आमतौर पे एक चीज़ बताता हूँ कि आपने लेक्चर को ना इस तरह से आपने लिखना है कि जब आप उसको एक नज़र देखें तो आपको दिमाग में चीज़ें आ जाएं। एक चीज़ हमारे बहुत कॉमन चल रही होती है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, ये यूजली फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से होता है, पेज के ऊपर से लेके पेज के नीचे तक सिर्फ लिखा हुआ ही होता है, वो उनका समरी होती है। ऐसे नहीं बनेगी समरी, हर चैप्टर की, हर टॉपिक की समरी या तो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में बनेगी, उसको सबसे आखिर स्ट्रेटजी है बुलेट पॉइंट्स। सबसे पहले या तो आप जो कुछ आपने समझा हुआ है ना उसको फ्लो चार्ट में बना लें, ताकि आप उसको एक नज़र देखें ना तो चीज़ आसान हो जाए आपके लिए। आप इसको इस तरह लंबा लेके जाएंगे कि मतलब चीज़ें आप पूरी पढ़ेंगे, पूरी लिख के करेंगे, कभी भी आपका रिवीजन भी इस तरह से नहीं होगा और इन्फॉर्मेशन भी रिटेन नहीं रहेगी दिमाग में। भाईजान अगर किसी ने, अभी आप बता रहे हैं, और किसी ने किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो नहीं देर कर कर दी सकता बहुत, इसलिए मैंने कहा पहली क्लास में मैंने नाम देख लिया था मैंने कौन है। अच्छा तो ये आपने ज़्यादती कर दी वैसे भाई। अब ये समरी अमरियों का टाइम नहीं है। अब आपने, अगर किसी ने तैयारी पकड़नी है तो वो सवालों को हल करके अपनी गलतियों को पकड़ेगा तो ही होगा। अब ये ना, ये समरियों का टाइम नहीं है, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करके अपनी गलती पकड़ के उस गलती का थ्योरी पकड़ने का टाइम है, ठीक है। जी, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि
बार बार बच्चे ये कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में हम किस प्लान से तैयारी करें, तो और बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ बायो नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, फिर सिर्फ फिज़िक्स नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश नहीं है, तमाम सब्जेक्ट को आपने देखना होगा। तो उसके लिए सबसे आसान जो हमारी टीम ने आप लोगों को टॉपिकल वाइज टेस्ट दिया है ना, अब जब आप टॉपिकल वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो उसमें आपके टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेस कर जाओगे कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर उसी टॉपिक की थ्योरी पे बात कर लो। अभी सारी थ्योरी पढ़ने का टाइम तो नहीं है। अब अगर मेरे फिज़िक्स में ही 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर में मैं बोलता हूँ कि 160 टॉपिक्स हैं, तो उसमें 10-12 टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो टॉपिकल वाइज अपने आप को ट्रेस कर लोगे तो इस टाइम पे ये पॉसिबल है। लेकिन पूरा कोर्स पढ़ना और पूरे कोर्स को रिवीजन करना या उसके बहुत ज़्यादा बुलेट पॉइंट बना लेना, ये अभी मुमकिन नहीं है। और सर जो कह रहे थे बायो वाले, वो ठीक है, वो स्टूडेंट को जवाब दे रहे थे, तो सर ने कराया होगा बिल्कुल क्लास में, लेकिन ये शुरू वाला काम है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को लेक्चर नोट करा रहे होते हैं, तो आमतौर पर हमारा सिंपल फार्मूला होता है कि बच्चा बुक की रीडिंग करेगा, मेरी क्लास के लेक्चर का नोट्स बनाएगा, फिर बुक को एक दफ़ा बुक के MCQ सॉल्व करेगा, और फिर मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट और जो आमतौर पर हमारे टेस्ट सीरीज़ चल रहे होते हैं उसको सॉल्व करेगा। ये पूरे साल का प्लान होता है। लेकिन अभी 17 दिन के लिए आसान ये है कि ग्रैंड टेस्ट और टॉपिकल वाइज टेस्ट अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उससे आपके टॉपिक को ट्रेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर उन्हीं टॉपिक की थ्योरी को आप पढ़ लेंगे, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो किसी भी सब्जेक्ट को कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा, एक सवाल है कि हाई यील्डिंग चैप्टर्स बता दें। तो भाई ये गलती में नहीं पढ़ना, आप लोग कभी भी नहीं पढ़ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, याद भूल जाएं आप लोग। ये आप पहली दफ़ा गुजर रहे हैं आप लोग ना, तो वो होता ही है कि A लेवल्स में या इंटर में आपके पास इस तरह से होता है। ये एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक टॉपिक के 10 सवाल आ गए पेपर में, पता नहीं नस का टेस्ट है, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, और अगला जो टेस्ट हो उसमें एक भी नहीं आया। अब कर लो बात, ठीक है ना। तो कभी भी इस चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है, कोई गेस नहीं होता, सब बेकार है, 100% बेकार है, ठीक है। कोई गेस नहीं, गेस के चक्कर में गए तो गए, ठीक है। कोई गैस नहीं होता है। मैं मशहूरी के लिए, अपने लिए या अपने आपके मशहूरी के लिए, मगर मैं डाल दूं कि भाई लास्ट मोमेंट ग्रैंड टेस्ट, वो मैंने भाई थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए करा दिया। लग गया तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो कहेंगे यार कोई बात नहीं, थोड़ा डिफरेंट पेपर आ गया। मगर मैं तैयारी इस बुनियाद पे कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई गेस्ट पेपर आ गया या किसी ने गेस्ट पेपर दे दिए, 3 इधर के गेस्ट पेपर, 2 इधर के गेस्ट पेपर, 2 इधर के गेस्ट पेपर, 3 इधर के गेस्ट पेपर, 4 ये पास पेपर आ गए। ओ माशाल्लाह, मेरे पास तो सारे गेस्ट पेपर आ गए। अब इन गेस्ट पेपर में से कोई ना कोई तो पेपर लगेगा ही। ये भाई नहीं, तौबा, ये तैयारी नहीं है। चैप्टर टेस्ट बुक को 3 दफ़ा कर लें, खलास। इसके बाद जो हमने 20 MD-CAT के टेस्ट बताए हैं, इन 20 MD-CAT के जो ग्रैंड टेस्ट पढ़े हुए इनको कर लें, जो टॉपिकल टेस्ट हैं। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो बहुत सारा लग रहा है ना अभी, ये तो सब तकरीबन किया हुआ है। जो कर लिया है तो दोबारा कर लें। नया कंटेंट से हाथ जोड़ते हैं आखिरी दिनों में। नया कौन सा, कोई PMDC को अनाउंसमेंट्स कर रहा है क्या कि नया ये आ गया, वो आ गया? कुछ जो बनाने वाला है वो तो खामोश है, उसने तो कुछ नहीं बोला, और पब्लिक परेशान हो रही है। कुछ नया आखिरी दिनों में नहीं करना। अभी मैं एक नया टेस्ट लॉन्च कर दूं और आपका वो अजीब सा कुछ टेस्ट हो, आपका तो दिल घबरा जाएगा, आपको लगेगा हाय ये क्या हो गया। जो किया हुआ कंटेंट है उसको करने से मजबूती आती है। यह हर टेस्ट की तैयारी का एक खासा है। किया हुआ कंटेंट दोबारा करना। एक सवाल था कि चैप्टर टेस्ट कर लिए दोबारा करें, बिल्कुल दोबारा करें। पिछले साल की 188 वाली स्कोरर जो थी उनैसा इसाक, उसने 1188 टेस्ट किए थे और उसने हर चैप्टर टेस्ट को 2 से 3 दफ़ा किया था। अब आप कहेंगे सर मैं 17 दिन में दोबारा तो कर नहीं सकती। वो भाई जितने कर सकती हो तो करो, गलतियाँ पकड़ो, उस सब्जेक्ट की उस चैप्टर टेस्ट को अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा कर लो, फिर वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। सारे कामों में बरकत आ जाए, उसके लिए मैंने आपको सारा शेड्यूल बताया है। असल बात वो है, असल बात नहीं होगा। किसी ये नहीं पूछा कि सारा रात को कैसे उठें, तो खाना क्यों छोड़ दे, ये सब ये ना अभी ऊपर से चले। मौलवी साहब ने कोई बात फेंकी है मौलवी साहब ने ना कोई बात फेंकी है, हमें नमाजी बनाना चाह रहे हैं। ओ भाई, नमाजी बनाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, आपको फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है।
मैं ये बात अगर मुझे नमाजी बनवाना होती ना तो मैं आपको बहुत पहली शुरू से लगा हुआ था। ठीक है, वो तो नमाजी तो पढ़ना चाहिए, बनाना भी चाहिए, मैं उसको इनकार नहीं करना। ओ भाई ये फॉर्मूला है। अभी आके ना वो बोले, नेल्सन मंडेला बोलता था कि मैं रात को 3 बजे उठता था, वो फ़ौरन समझ में आ जाएगी। और फलां कोई आके बोले 5 AM क्लब की किताब पढ़ी, उसमें सारे जो CEOs हैं कहते हैं 5 AM 5 बजे उठते हैं, सब जो है ना उसको पकड़ लेंगे। वो इलॉन मस्क ये कह रहा है, ओए स्टीव जॉब्स ये कह रहा है, ओह माय गॉड, फ़ौरन ऐसे पकड़ेंगे जैसे पता नहीं क्या पेन मिल गया। और हमें कुछ वैसे कोई बता रहा है तो समझ नहीं आ रही, तो हमने तो बता दिया। अपने शेड्यूल को मैनेज करें, पहली बात। कंटेंट में जो बताया है उसको दोबारा करें, दूसरी बात। कहीं फंस रहे हैं तो उस कंटेंट की थ्योरी अगर पढ़ने का दिल चाह रहा है, की पॉइंट्स पढ़ने का मिलना चाहिए, तो तीसरी बात। सवाल है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को रिवाइज करने के लिए भी सवालों को कर लें। अब मुझसे एक्टिव पैसिव नहीं हो रहा या इनडायरेक्ट नहीं हो रहा, तो इनडायरेक्ट पैसिव की प्रैक्टिस कर लूँ थोड़ी सी अर्थ की। अगर मैं ग्रैंड टेस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और भी इस तरह की कुछ चीज़ें, अब मैं आपको 1000 वोकैबुलरी लिस्ट दे दूँ कि 1000 की लिस्ट कर लो, दे तो दूँ मैं, मगर वो जारी सी बात है अभी तो ये मुमकिन नहीं है। अभी इतने 20 ग्रैंड टेस्टों में आपके कितने सवाल हैं टोटल इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग के मिला के? टोटल 18 सवाल लगाते हैं। 18, 180 हो गए 10 में, और 20 में कितने हो गए? 360। और हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बैंक है उसमें 300 सवाल हैं। ठीक है, बहुत है कंटेंट ये। और फिर हमारे टॉपिकल टेस्ट में 120 सवाल। टॉपिकल टेस्ट में 120 सवाल हैं, बहुत है ये कंटेंट। अब क्या करना है आपने? और मज़े की बात है, जब आप टॉपिकल टेस्ट वगैरह देख रहे होते हैं तो उसमें आपके पास सेपरेटली बने हुए क्वेश्चंस। इंग्लिश में आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड है, लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। तो आपके लिए अपनी गलती को ढूंढना और उस गलती से सीखना इंतहाई आसान है। अब मिसाल के तौर पे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके पास अगर लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन है, जैसे कि वो वाले क्वेश्चन होते हैं ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, सम मैंगोज आर ब्ला ब्ला, इस तरह के जो सवाल हैं, भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वहाँ पे चैप्टर टेस्ट में, वहाँ पे उसकी पूरी टेस्ट मौजूद है, उसकी प्रैक्टिस कर लूँगा। प्रैक्टिस मैंने अच्छी कर ली है, फिर मॉक में भी आ गया है, वो ग्रैंड में भी आ रहा है, तो मैं उसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ, उस पर काम अपना मैं अच्छा बना सकता हूँ। ये तरीक़ाकार है। इंग्लिश में चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, एरर आइडेंटिफिकेशन हो, या कोई और मौजू हो, अगर आप किसी के स्पेसिफिक टॉपिक के कमजोरी महसूस करते हैं, गलती, खासतौर पे बच्चे एरर डिटेक्शन के बारे में परेशान होते हैं, तो भाई एरर डिटेक्शन की आपके पास ग्रामर बेसिक्स में और सेपरेटली भी आपके पास ये छा जाओ आपके प्रैक्टिस चैप्टर टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस मौजूद है, भरपूर है। और फिर जब टॉपिकल टेस्ट देखते हैं उसमें भी प्रैक्टिस है। तो आप अपनी ना वीकनेस को ज़रा देखें, कहाँ है मसला, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से लेकर जाएं। तो आपका चाहे वो इंग्लिश में प्रॉब्लम हो या किसी और सब्जेक्ट में हो तो इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। प्रैक्टिस भरपूर है, करना जब शुरू करेंगे ना तो मसला तब हल होगा। सिर्फ बातें करने से या बातें सुनने से मसला हल नहीं होगा। सर फिजिक्स में अगर कोई फिजिक्स में अगर कोई टॉपिक में इशू है तो उसको कैसे करें, किस हिसाब से करें? वही सवाल है, बात होगी वही टॉपिकल वाइज वाला। टॉपिकल रिवीजन बेसिकली कैसे रिवाइज करें? हाँ, टॉपिकल रिवीजन में ये है कि अगर कोई टॉपिक आपको क्रैक हो चुका है कि वो आपका वीक है, तो ऑब्वियसली फिर उस टॉपिक का ये थ्योरी को पढ़कर फिर आप उसके MCQs को सॉल्व करना आसान है। लेकिन पूरी थ्योरी पढ़ना मुमकिन नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। पूरी बुक अभी रिवीजन नहीं हो सकती, लेकिन टॉपिक को ये तो अच्छी बात है कि आपको ये बात पता चल गया कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं। अब उन्हीं की थ्योरी पढ़ें, क्लास के लेक्चर को देखें, अपने नोट्स को देखें बुक की रीडिंग करने के बाद, लेकिन टॉपिक पे स्पेसिफिक रहें जहाँ पे वीकनेस है आपकी। क्या ये सवाल है कि भाई पास पेपर्स के लिए छात्रों का प्रैक्टिस जोन काफ़ी है या और भी पास पेपर सॉल्व करें? पास पेपर कोई ये इंटर के A लेवल्स के मॉक और पास पेपर नहीं है कि ये 20 साल की कर ली है तो इसमें से आ जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हमने जो आपको बताया है दोबारा से, अभी 17 तो हमने अपलोड कर दिए हैं, 10 ऑफिशियल टेस्ट के नाम से हैं, फिर उसके नीचे कुछ PMC के नाम से भी देखना ज़रा कितने, ज़रा चैप्टर टेस्ट में उसमें ग्रैंड टेस्ट में देखें तो उसमें PMC के नाम से, PMC 2022 के नाम से, 2021 के नाम से 2-3 ग्रैंड टेस्ट और हैं। उस क्वेश्चन बैंक को भी कर लें, वो जो टेस्ट है ग्रैंड टेस्ट में पढ़े हुए उसको भी आप देख लें। क्या है इस नाम से? ये 2020 ऑफिशियल टेस्ट, 2020 PMC ऑफिशियल टेस्ट, MDCAT ऑफिशियल टेस्ट के नीचे 4 सेक्शन है इसके।
ठीक है। ये फिर नीचे 2022 ऑफिशियल टेस्ट, 2022 ऑफिशियल टेस्ट 2, 3, ये 3 टेस्ट और हैं, ठीक है। ये भी आपके ऐड हो गए, तो ये काफ़ी हैं, बहुत हैं इंशाल्लाह। सर मैं क्वेश्चन बस, लेकिन जीटी में भले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बट उस वक्त हम भूल जाते हैं जिससे स्ट्रेस की वजह से। उसका सवाल का जवाब तो हो गया भाई, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस, स्ट्रेस को भगाने का तरीका है, यॉर्कर से स्ट्रेस आता है, यॉर्कर खेलो 100 दफ़ा। रोटी बनाने से हाथ जलता है तो रोटियां बनाना ना छोड़ो, रोटियां और पकाना शुरू कर दो, ठीक है। कोई चीज़ का खौफ छोड़ने का तरीका ये है, मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं होती थी, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, बोल नहीं पाता था, वाकई में जो है ना टांगें काँपती थी हैं, मगर क्या किया, 1 2 3 50 प्रेजेंटेशन कर दी धड़ करके। अब अल्लाह का शुक्र है कोई टेंशन नहीं होती, पहले तो ऐसा लगता था कि अभी बस गिर जाऊंगा मैं। तो किसी भी स्ट्रेस वाली चीज़ को तोड़ने का रास्ता दुआ और फुल उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ये दूसरा एक सवाल था कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें या प्रैक्टिस करें दोबारा। थ्योरी से थ्योरी याद होती, समझ में आती है, एमसीक्यूज़ करने से थ्योरी के पूछने के मुख्तलिफ अंदाज सामने आते हैं। एक थ्योरी है, उसके पूछने का अंदाज, एक इस तरह का एमसीक्यूज़ आया, उसने इस थ्योरी को इस तरह से पूछा, तो इम्तिहान में थ्योरी आएगी, नो, क्या आएंगे सवाल, तो आपने सवालों को पकड़ना है। सवाल पढ़ेंगे तो सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ओए होए ये तो मैं थ्योरी तो मुझे पता थी मगर सवाल फिर भी गलत हो गया, क्यों, मुझे इसके सवालों की प्रैक्टिस नहीं थी। तो सवालों की प्रैक्टिस करनी है, सवालों की प्रैक्टिस करनी है, सवालों की प्रैक्टिस करनी है, सवालों की ही प्रैक्टिस करनी है, फिर सवालों की प्रैक्टिस करनी है, और फिर कोई चीज़ अगर वीक नज़र आ रही है तो उसकी थ्योरी पढ़ लें। मगर मैं तो थ्योरी पढ़ रही हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो प्रैक्टिस स्कोर अच्छा आएगा ना। सर मेरा तो स्कोर नहीं आ रहा, मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करने शुरू कर दूँ, मैं तो थ्योरी पढ़ना शुरू कर दूँ भाई, और की पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर दूँ भाई, और पता नहीं क्या क्या पढ़ना शुरू कर दूँ, और प्रैक्टिस छोड़ दूँ। वह प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा स्कोर बढ़ा, भाई ये तो बहुत ख़राब आ जाता है। सर इसमें एक बात ये है कि कंसेप्ट को क्लियर करने का एक टूल है, और वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है। ये है कि आप थ्योरी के इंतज़ार में अगर बैठे रहोगे तो फिर तो कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा पूरा कंप्लीट, जब तक आप उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो अब एक तैयारी हो रही है एमडी कैट की, और एमडी कैट में किस तरह के सवालात आते हैं, तो एमडी कैट में तो थ्योरी नहीं आते, वो तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ आएंगे। अब एमसीक्यूज़ पढ़ोगे तो इसका सिंपल फार्मूला निकलेगा कि एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और एमसीक्यूज़ पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि थ्योरी के दरमियान भी बाद औक़ात हम की पॉइंट्स बुलेट पॉइंट बनाते हैं और वो मिस हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि भाई इस किस्म के भी ये की पॉइंट्स हैं जिसके एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। सब पीएमसी का क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा? कल मैंने देखा ना कल, अच्छा ये आप हम ना देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, हम इंस्टा भी देख रहे हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम घुसे हुए हैं, आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने एक देखी कि पोस्ट कि ये 5 सवाल तो पक्के आ रहे हैं। हाँ आप मतलब और कैसे होगा ना, मतलब और कैसे वो पोस्ट पढ़ेगा और कोई हंसेगा या लाइक करेगा या उसको रिएक्ट करेगा, ग्रुप नहीं चल रहा किसी का, बेचारे के पास तो ये हथियार है ना, सवाल रहेंगे यूं करके काटे हुए और लिखा हुआ तो ये 5 सवाल तो पक्के आ रहे हैं, मतलब क्या बात है भाई। हाँ तो भाई ये कोई पीएमसी का कोई क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा भाई, ऐसी क्या बात हो गई, ठीक है। 3 है पीएमसी के जीटी, बिल्कुल पकड़ लिया आप लोगों ने। 2021 और 22 के 3 पीएमसी के। सर सुपर ग्रैंड टेस्ट में सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे, सिर्फ 4 से 5 हो रहे हैं। ये बायो में हुआ है थोड़ा सा, इसको हमने ठीक कर लिया है। कल जो आपका टेस्ट है और 8वां 9वां 10वां जो टेस्ट है उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, तो इंशाल्लाह अब ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। 8 9 10 में ये मसला नहीं होगा। बाकी पहले 7 में ये मिस्टेक हमसे हुई है थोड़ी सी कि वो टॉपिकल ज़्यादा चले गए सवाल, मगर उसको भी ठीक कर लिया गया है। हाउ टू टैकल टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग जीटी एंड एमडी कैट। टाइम मैनेजमेंट जब ही होगी जब आप टाइम देंगे, इतने ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करें कि टाइम मैनेज होने लगे। मैं आपको बताऊं, पहले मैंने तैयारी शुरू की अपने ज़माने में मैथ्स की, 20 सवाल आते थे, 5 मिनट में करने होते। पहले मेरे पास किया तो 20 में से मेरे पास पहले दिन मैंने पहले जब तैयारी शुरू की तो मेरे 3 आए, फिर मैंने किया, फिर मैं 10 11 12 पे फंस गया। फिर प्रैक्टिस मेरे पास 40 टेस्टों का सेट था, उसी टाइप का ना, क्विक मैथ से आती थी। 1 दफ़ा किए, 2 दफ़ा किए, 3 दफ़ा किए। फिर मैं आखिरी दिन क्या करता था, यूँ फिज़िकली पेपर होते थे ना, एक पेपर उठाता था, यूँ पकड़ता था और मैथ्स ज़बानी करता था।
एक चीज़ को इतना किया इतना किया इतना किया, इतनी प्रैक्टिस की इतनी प्रैक्टिस की इतनी प्रैक्टिस की इतनी प्रैक्टिस की कि वो उसके आसान सवाल तो चंद सेकंड में होंगे, इसके मीडियम सवाल 30 सेकंड में 25 सेकंड में होंगे, और कोई बहुत ही मुश्किल सवाल होगा उसके 1.5-2 मिनट लग जाएंगे। कुछ सवाल 1.5-2 मिनट वाले होंगे, कुछ सवाल 15 सेकंड वाले होंगे, हो जाएगा। ठीक है, यही है टाइम मैनेजमेंट इसमें। मगर आप फुल लेंथ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे भाई। फुल लेंथ प्रैक्टिस करना इट्सेल्फ तैयारी का पार्ट है। फुल लेंथ प्रैक्टिस करेंगे सुकून से, यानी स्किप मारना शुरू कर दिया आराम से, जैसे ऑफिशियली करते हैं। OMR निकाल के कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं चलो भाई ऐप पे कर रहे हैं तो वैसे कर लें। जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन में भी टाइम लग रहा है, मजबूरी है। अगर यूनिवर्सिटी आ रही है, आपको जाना है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन में टाइम लग रहा है, तो ये तो होता है, ये तो होता है। इसलिए हम कहते हैं भाई MD कैट की तैयारी जल्दी शुरू क्या करो। MD कैट की तैयारी इंटर के बाद शुरू नहीं करनी चाहिए, इंटर के बाद तो सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो मजबूरी है, अल्लाह ना करे घर में किसी को बीमारी आ गई और आपको खिदमत करनी पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, मेरा तो MD कैट है। नहीं भाई, इस वक्त तो खिदमत है ना, कोई बात नहीं, उस खिदमत की बरकत से अल्लाह कर देंगे। ठीक है, एक साहब ने बयान किया कि मेरा FCPS का टेस्ट था। FCPS तो आप लोग समझते हैं सारा कैसा टेस्ट होता है, नहीं भाई? ये उस ज़माने में जब 4-5 लोग निकलते थे, तो थे वो खुद सर्जन, मतलब करते थे छोटी मोटी सर्जरियाँ। तो रात को एक बंदा आ गया, कोई, उसने कहा कि यार ये करनी है सर्जरी, और करनी भी इसी तरह से, और ये जिसकी करनी है उसकी परसों फ्लाइट है, फौरी करनी। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, मेरा कल पेपर है FCPS का। तो जो लेकर आए थे वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका पेपर भी निकल जाएगा, आपसे दरख्वास्त ये कि आप ये काम कर दें। तो आधे पौन घंटे का काम है, मगर जिसका FCPS कल पड़ा और रात को आ गया है, जिसके पास 11 बजे आके कोई दरवाज़ा खटखटा के कहे कि यार ये काम करना है, तो कैसे होगा, मगर कर लिया। तो बाज़ औक़ात घर में कोई बीमार होता है ना, उसकी खिदमत करने से काम बन जाता है। ठीक है ना, आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तैयारी छोड़ दो भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ तैयारी छोड़ दो भाई, पैर दबाना शुरू कर दो, नहीं भाई, मैं एक सेंस बता रहा हूँ मैं आपको, या अल्लाह में किसी को बीमार कर दे ताकि हमें खिदमत का मौका मिल जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मगर मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर अम्मा बीमार हैं और कोई नहीं है, मेरा MD कैट भी है, ठीक, कोई इंतज़ाम ही नहीं है, तो भाई मेरा यकीन हो कि इंशाल्लाह अगर मैं अम्मी के हिस्से का काम कर लूँगी, इसकी बरकत से जो मैं इम्तहान में 15, 20, 25 तुक्के लगाने वाली हूँ, लगाते हैं 160 सवाल कर लिए, 20 तो तुक्के मारेगा बच्चा, एक अंदाजे से बता रहा हूँ मैं आपको। अब 20 तुक्कों में से 20 ठीक हो जाए किसी के, हो सकता है या नहीं हो सकता, कहें ये कैसे हो सकता है, होगा हैं। और हो सकता है कि एक जो 20-25 तुक्के मारें उसमें से 3-4 ठीक हों। ठीक है, अब ये तुक्के ठीक होना किसके हाथ में है, जिसके हाथ में है उसके साथ सेटिंग है, बना लें। ठीक है सर, बीच में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उसकी बात हो गई। अगर कुछ चैप्टर्स, क्या टाइम हो गया भाई, 3:15 हो गया, 15 मिनट हमारे पास और है। सर अगर उस चैप्टर की रीडिंग लगी अभी तक, तो MCQ सॉल्व करने से चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। MCQ सॉल्व करेंगे, 15 में से आपके 12-13 आ रहे हैं और 3 गलत हो रहे हैं, जो 3 गलत हो रहे हैं उसकी थ्योरी पढ़ लें। पूरा चैप्टर पढ़ने में ही टाइम गुजर रहा है भाई, प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई, ये नहीं है तैयारी। थ्योरी उसकी पढ़नी है जिसके सवाल गलत हो रहे हैं, थ्योरी पढ़ के सवाल नहीं करने हैं, ये ऐसे उल्टी चलती गाड़ी। प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ फंसेंगे उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसको सर्च कर लेंगे, स्टडी ग्रुप में पूछ लेंगे, लॉजिक पूछ लेंगे, बहुत क्लियर हो जाएंगे। मगर थ्योरी पढ़ रहे हैं क्योंकि यार ये तो स्कोर कम आ रहा है तो थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें, ये गलत है। एडमिट कब आएगा पता चल जाएगा। अब इसमें कब आएगा भाई, आएगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको एडमिट कार्ड नहीं मिलता। अब यही चल रहा है, एडमिट कार्ड आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, कब आएगा, कैसे आएगा भाई। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसने MD कैट के लिए अप्लाई किया होता है बगैर MD कैट के एडमिट कार्ड के सबको मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा, दुनिया पता देगी आपको, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। कब आएगा, कैसे आएगा, सब पता चल जाएगा। इंटर में इतनी % है, जो कितना स्कोर रिक्वायर्ड होगा, सुभान अल्लाह, बात हो चुकी है वैसे, बहुत हो गई। ये सोचना ही नहीं है आपने कि मेरी इतनी % है, पिछले साल इतनी % थी, इतनी % वाले का इतना स्कोर आया था, इतने स्कोर वाले का
इतने स्कोर वाले का एडमिशन MDUHS में हो गया था, और अब मैं जो देख रही हूँ कि इस पर तो इतने A1 ग्रेड्स हैं, और इतने A1 ग्रेड्स के बाद मुझे पेपर में ये होगा 180 का होगा, 180 को मैं 200 वाले को 180 बनाऊँ, फिर 180 वाले में जो सोचूं कि अगर पिछले साल 200 वाले जो स्कोर में किसी के 170 आए थे तो उसका डाउ में हुआ था, तो 180 वाले का जो है ना वो 165 आए होंगे, तो मैं मेरी इतनी परसेंटेज है, मेरी इतनी परसेंटेज है, मैं 165 आ जाएंगे, तो मेरा डाउ में सब बेकार सब बेकार, टाइम ज़ाया कर दिया आपने, इतना कीमती टाइम इन बातों के सोचने का, करने का, पूछने का कोई फ़ायदा है तो मुझे बता दे, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, सही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर कैसा आएगा नहीं ज़रूरत है सोचने की, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 180 चाहिए, 180 के अटेम्प्ट करके जाएंगे। आ गया अभी सब तवज्जो बढ़ी आएगी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने ये सोचना ही नहीं है भाई, आपने 180 की तैयारी करनी, आपने मैच जीतने की तैयारी करनी। अगर मेरे 180 ठीक होंगे, मैं कहूँगा नहीं 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 भाई मेरे 180 ठीक हो रहे हैं, मगर मैं तो 170 की नियत करके आया था कि 170 काफ़ी होंगे, तो मैं क्या करूँ भाई, 180 करूँगा ना मैं तो, ठीक है। तो आप 180 की तैयारी करें। हाँ, जिनके A1 ग्रेड्स हैं तो उनके 160 प्लस आने चाहिए, मतलब अभी ये बात सही है, ये तो मैं कह दूँ ना, 160 प्लस आने चाहिए, जिनके A1 ग्रेड्स हैं सबके 160 प्लस आने चाहिए, ठीक है। इस तरह के टेस्ट हैं 160 प्लस आने चाहिए, और हमारे टीचर थोड़ा सा ज़्यादा शायद सख्त बना देते हैं, तो 155 प्लस आने चाहिए। मगर अगर किसी में 155 आ रहे हैं तो किसी में 165 भी आने चाहिए, किसी में 170 भी आने चाहिए। एक एक सवाल को पकड़ के कर लें इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से, सब्र से बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया आप लोगों ने। आउट ऑफ सिलेबस आते हैं क्या भाई, जैसे हमारे टेस्टों में आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं तो आ जाएंगे, अगर आ जाएंगे तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा तो उसका नंबर फ्री में मिल जाएगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो हम तो नहीं छोड़ेंगे PMDC वालों को, आप भी नहीं छोड़ेंगे PMDC वालों को, शोर मचाएंगे, वो फ्री का नंबर मिल जाएगा सही है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, नहीं नंबर दे देते हैं ना बाज़ औक़ात। कुछ सवाल आएंगे, पेपर नहीं आएगा, पेपर आ जाएगा तो क्या सबको मिल जाएगा? हाँ, कुछ सवाल आ सकते हैं, मगर उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्या, अब मुझे कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं, तो मुझे जो है ना वो खुजली हो रही है कि मैं वो चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ना शुरू कर दूँ। असल में सवाल पूछने का मतलब ये है सवाल पूछने का मतलब ये है कि भाई साहब ने बहुत सारी बातें कर ली, चाय पी लें। तो सवाल पूछने का मतलब क्या है कि सर आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं वो चीज़ें जो सिलेबस की नहीं है वो पढ़ना शुरू कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तो मैं उसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो तो डाल दूं। तो भाई आउट ऑफ सिलेबस कितना कंटेंट होगा, 30% तो कंटेंट आउट ऑफ सिलेबस ही है ना, ज़्यादा ही है, बल्कि काफ़ी चैप्टर हो गया ना। किंगडम एनिमिलिया आप लोग आउट ऑफ सिलेबस से मुराद क्या है, वो जो किताब की चीज़ें हैं किताब से भी बाहर। नहीं, वो सवाल अगर उन्होंने एक चैप्टर हटा दिया, कौन सा वाला आपका मशहूर, इंटर में तो पढ़ा है नहीं आपका, नहीं आप प्लांट, जैसे भी प्लांट्स का भी आया है, तो किसी ने क्वेश्चन किया था भाई जो चीज़ उन्होंने सिलेबस में से निकाल दी, ठीक है, निकाल दी, अब उसको तो नहीं पढ़ूंगा ना मैं, नहीं पढ़े नहीं, लेकिन वो हम किसी ना किसी तरीके से पढ़ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मगर सवाल का मकसद समझें आप क्या है, सवाल का मकसद ये है कि अगर आ सकते हैं तो मैं क्या करूं, मैं पढ़ना शुरू कर दूं उसको, तो नहीं सकते उसको, नहीं मतलब नहीं, मैं फोकस नहीं करूंगा ना, ठीक है ना, उसके ऊपर फोकस तो नहीं करूंगा, या करूंगा, हाँ नहीं करूंगा भाई। तो पहले तो इन्होंने जो सवाल किया उस पर भी सवाल बनता है ना कि भाई क्या आपने जो सिलेबस में है मौजूद वो सारा कर लिया। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसके सिलेबस वाले 100% ठीक हो रहे हैं, इंडोर्स करते हैं भाई जितना सिलेबस में था सब हर तरह से बेहतरीन कर लिया, तो फिर ये सवाल कीजिएगा, और हो सकता है ये सवाल करने में आपके 17 दिन जो है ना गुजर जाए, ठीक है। तो जो सिलेबस में पहले उस पर काम करें, अच्छे से दिल लगाकर STB को अच्छे से आपने लेकर चलना है भाई। सर एक और वीडियो बना दें, और PMD वालों, PMD यहाँ पे खड़े हो गए ना, आप ये बताएं कि भाई देखो PMDC वालों गौर से सुन लो, ये तुमने जो है ना ये 24 चैप्टर हैं, ये 24 चैप्टर हैं, 24 चैप्टर में से तुमने ये नहीं दिया, अब आपने अगर दिया तो पिछले साल भी रिकंडक्ट हुआ था, या तो ये रिकंडक्ट होगा या तो एहतजाज होगा, तो अभी वक्त है अभी अपनी इज्जत बचा लो। तो ये जो है ना, ये आप इस तरह से ना एक खड़े हो गए ना, ये चैप्टर का सवाल नहीं आना चाहिए भाई,
सही है, ठीक है ना। बेहतरीन। ये खड़े हो गए ना, एक मैथ्स, एक बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, भाई ये देखो ये नहीं है, देखो ये सवाल है या नहीं है, ये पिछले साल आया था, ये सवाल इस साल नहीं दे सकते आप, तो आपको ये पेपर में भी नहीं पेपर में दिया आपने तो भाई ये फिर बनता है, क्योंकि आपने बनाया सिलेबस, या तो आप सिलेबस ही ना देते, हाँ, सही है। ठीक है ना। मगर आपने भाई तैयारी नहीं करनी है आपने, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, अभी ख़त्म कर लें क्या भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और अपने आप को संभालें। दोबारा आखिरी बात, अपने आप को संभालना इंपॉर्टेंट है, कोर्स खुद समझ जाएगा। सही। अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, वो कोर्स नहीं संभाल पाएगा, ठीक है ना। अपने आप को 17 दिन इत्तिकाफ में डाल लें, गैर ज़रूरी बातें भी नहीं करनी। आधा घंटा जो मैंने बातें की है ना, दोबारा से रिपीट कर दूँ। और ये सवाल आया था रात, सर सुबह कैसे 4:30 बजे उठे? भाई 4:30 बजे उठने के लिए 9:30-10 बजे सोना पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, 9:30-10 बजे? भाई 9:30-10 बजे सोती है दुनिया, कराची को छोड़ के दुनिया सोती है। आपको अगर 4:30 बजे उठना है फ्रेश, तो आपको सोना पड़ेगा। अब कैसे करना है? जब आप कर लेंगे कि मुझे 4:30 बजे उठना है, आदत बनानी है, 5 बजे उठना है, मुझे आदत बनानी है, तो फिर मैं इसका इंतज़ाम करूँगी। जब आदमी तय कर लेता है तो वो काम हो जाता है। एक साहब ने अपने घर के दरवाजे के बाहर, मुझे पता है पाकिस्तानी हवा में ठीक नहीं होगी, बाहर से आए थे, दीनदार भी थे और सारे उसूलों के पाबंद थे, तहज्जुद गुजार थे। अपने घर के बाहर लिखा था कि भाई अगर अब ईशा का टाइम हो चुका है, ईशा आप पढ़ कर आ रहे हैं मेरे पास, तो बराए मेहरबानी घंटी नहीं बजाइए। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उनके उस पर दरवाजे पे लगा हुआ है कि ईशा की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे घंटी नहीं बजाइए, ठीक है ना। मना, घंटी बजाना मना है, वो बजाते ही नहीं कोई घंटी, ठीक हो गई बात। तो रात को जल्दी सोएंगे, सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करनी है, बाहर के खाने नहीं खाने, हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। दोपहर को कैलूला ज़रूर करना है, कैलूला करने से बैटरी चार्ज हो जाती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है ना, बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। तो अपने आप को, आप जब सुबह से उठे हुए होंगे तो 10 बजे 10:30 बजे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आपको नींद बुलाएगी। मगर आप ऐसे सोएं, 11 बजे के आसपास सोएं, 1 घंटा का नैप लें, और 1 घंटे का लें, और किसी को मुकर्रर करेंगे आपको उठा देवाना। 11 बजे सोए, ऐसा सोए कि शाम 4 बजे उठे। इत्तेदाल के साथ, बैलेंस, इत्तेदाल इसके साथ 1 घंटा बहुत है कैलूला। फिर आप 1 घंटा सोएं दिन को, 6-7 घंटे सोए रात को, बहुत है आपके लिए, बहुत है आपके लिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, जो आपको चीज़ें दे दी गई हैं, बार बार आज समझा दी गई हैं, तो बराए मेहरबानी इसको फॉलो कर लें। ये होने वाला है, वो होने वाला है, गेस्ट पेपर आने वाला है, इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है, ये होने वाला है, ये PMC का सिलेबस आ रहा है। हम जो है ना, हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स में, हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमें जैसी कोई चीज़ आएगी हम आपको दे देंगे, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। और बस अपने आने वाली नस्ल को गाइड कर दें कि भाई खुदा के वास्ते तैयारी जल्दी स्टार्ट करें। तैयारी नहीं, जे नहीं है, ऐसा ही। तो हम बोलते हैं ना, तो लगता है कि हम कोर्स बेच रहे हैं, और भाई हम ज़ाहिर बात है, हम कोर्स भी पढ़ाते हैं, हम कोर्स बेचते भी हैं, मगर ये आपके फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। हर कोई चीज़ कुछ ना कुछ, अब आप डॉक्टरी करेंगे तो आप डॉक्टरी लेके फीस करेंगे, कहेंगे अपनी क्लिनिक बेच रहे हैं। तो भाई हमें ये बात का एहसास है कि आप जब तैयारी टाइम पे स्टार्ट होती है तो ही उसका पूरा असर होता है। आप ख़र्चा भी उतना करते हैं, पढ़ते भी उतना ही है, टेंशन भी उतनी लेते हैं, मगर गलत टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो अपनी नीचे आने वाली नस्ल है ना, जो नीचे जूनियर है, उनको खुदा के वास्ते ही समझा दें किसी को, तो अगर आपके सर्किट में आएंगे, भाई आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है, आपने स्टार्ट कर लेना। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ की बात है वो आज हमने नहीं की, मैंने लिख ली हैं 2-3 बातें। बाहर की यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ किसी के सवाल हैं, कुछ और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कुछ और डिसिप्लिन से रिलेटेड सवाल हैं,
तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर कोई या तो सेशन रख के उसको भी या तो रिकॉर्ड करके दे देंगे आप लोगों को। बाकी इंशाल्लाह हम जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं हम आपको देते रहेंगे। और ये मोटिवेशन नहीं मिल रही, हाँ ये सवाल भी था किसी का सबसे ज़्यादा सर मोटिवेशन नहीं मिल रही। ओ भाई बहुत सर पे आ गई है, फंदा जो है ना लटका हुआ है और तख्तादार पे खड़े हुए हैं और फिर मौत की याद नहीं आ रही है। अब ये तो क्या हो, इस पे क्या जवाब हो भाई? मोटिवेशन क्या है यार, मोटिवेशन नहीं मिल रही। और मोटिवेशनल रील्स देके जा रहे हैं और फला जो है ना शॉर्ट रील्स देके जा रहे हैं। मोटिवेशन मिलेगी तुम्हें, आपने देखी रील्स गए आप आधा घंटा अगर आपने सोशल मीडिया रील्स पे लगा दिया तो आपका 2 से 3 घंटा पढ़ाई फोकस ही आउट हो गया। धो दें मोबाइल को, मोबाइल ना कुछ मतलब मैं तो बल्ला बस करे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मुतबादिल आ जाए, सारे ग्रुप्स को आर्काइव कर दें, सारे सोशल मीडिया को आप फ़िलहाल डिलीट कर दें, ऐप्स को इम्तहान के बाद दोबारा लगा लीजिएगा, अभी सारी चीज़ों को आप डिलीट कर दें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, वी आर ऑल्सो प्रेइंग फॉर यू। और करेंगे और फोड़ेंगे और अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। अपने आप को करना कर लूँगी, ये भी है। किसी ने बोला कि जो करना हो ना उसको लिख लो और बोलो मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा। ये ना बोले मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं परेशान हो जाऊँगी, मैं तो इम्तहान में फंस जाती हूँ, मैं फंस जाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, एग्ज़ाम के दिन क्या होगा। नहीं बोले मैं कर लूँगी और ये ऐसा एग्ज़ाम दूँगी, आज तक ऐसा एग्ज़ाम कभी नहीं दिया होगा, ठीक है। और ऐसे सॉल्व करूँगी जैसे कभी सॉल्व नहीं किया होगा और इतनी बरकत होगी जैसे कभी हुई नहीं होगी। ये सारी बातें ना ये बोले, आदमी जो बोलता है उसका असर उसकी ज़बान पे, उसके दिल पे, उसके दिमाग पर, हर जगह पर आता है। तो ये जुमले बोल लें, ठीक है, और ये जुमले बोल लें। बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।